हेलो एवरीवन। तो लोग कह रहे थे भाई एलिमिनेशन नहीं लगेगा फलां ढिकां। ठीक है। तो मेरी अप्रोच जो थी मैंने अपने सेशंस में भी बताया था, टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड किए थे और लास्ट ईयर मैंने एलिमिनेशन की वीडियोस भी डाली थी। तो उसमें मैंने बताया था नॉलेज इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया इज़ कॉमन सेंस एंड थर्ड क्राइटेरिया इज़ एलिमिनेशन। इस पेपर में 38 क्वेश्चन या तो बेसिक कॉमन सेंस से हो रहे हैं या फिर उसमें एलिमिनेशन से हो रहे हैं। जो भी हमने रूल्स डिस्कस किए थे उसी हिसाब से बिल्कुल क्लियर, उसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी बिल्कुल भी। और बाकी क्वेश्चंस अगर आपको बेसिक नॉलेज है और इसमें थोड़ा सा जुक्स्टापोज कर दिया आपने एलिमिनेशन में और कॉमन सेंस लगा दिया, तो वो उसको कहते हैं गट फीलिंग। जहाँ नॉलेज, कॉमन सेंस और एलिमिनेशन आपस में मिल जाता है उसको कहते हैं गट फीलिंग। और गट फीलिंग से इस पेपर में 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। ठीक है। आपने पेपर किया है, अच्छी बात है, कट ऑफ आपकी आ रही है, क्लियर हो रही है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही है और आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का देने का, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब बात ये कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था। हाँ, पेपर डिफिकल्ट था। आई विल से कि ये पेपर 2023 से भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन 2023 में हमारा एक शॉक फैक्टर था, वो इस पेपर में नहीं था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमारे आए थे वो ऑन द प्रेडिक्टेबल लाइंस आए थे, मतलब जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। तो उस हिसाब से देखा जाए 24 से तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट था ही था। तो कट ऑफ हमारी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस कम होनी चाहिए। 3 क्वेश्चंस मतलब कि 6 नंबर कम जानी चाहिए मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से। मैं भी जो है 9 साल से पेपर दे रहा हूँ, 2016 से। और ये जितने भी पेपर है इस बार का भी मैंने एग्जाम एनवायरनमेंट में देखे हैं। ठीक है। तो मेरे को इसकी डिफ़िकल्टी लेवल का भी एक अंदाज़ा हो जाता है और कट ऑफ का भी एक अंदाज़ा हो जाता है किस हिसाब से जाएगी। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से कट ऑफ 82 के अराउंड रहेगी, प्लस माइनस 1 कर दो आप एट मैक्स। माइनस में भी जा सकती है, मतलब ये 78 मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 75 कट ऑफ गई थी हमारी 2023 में और इसमें गई थी 88 मार्क्स 2024 में। तो 6 नंबर कम करके मैं उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 82 के अराउंड ये कट ऑफ जाएगी। तो जिनके भी मार्क्स हैं हमारे और मतलब 78 के अबव, सो दे शुड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ उनका निकल सकता है, क्योंकि कीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो रही है। अब जो मैं इस पेपर को डिस्कस करूंगा, इस पेपर में मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स तो आपको बताऊंगा ही और वो कैसे अप्लाई हो रही है इस पेपर में। बाकी हम आंसर की भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट आंसर कीज आ रही हैं। बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स की यूपीएससी क्या की देता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इन पेपर्स में, इन क्वेश्चंस में यूपीएससी का क्या एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर रह सकता है। तो इस की पे आप भरोसा कर सकते हो। इस की से अपने नंबर मिलाना, फिर मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में कि कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं और कितना वेरिएशन आ रहा है बाकी कोचिंग के हिसाब से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम एलिमिनेशन वाले देख लेते हैं कि विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड्स एंड कैपिटल वेंचर। ये हमारा ऑड वन आउट से हो रहा है, ऑड वन आउट से हो रहा है। और हमने ये भी अपने एलिमिनेशन में डिस्कस किया था कि अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं और 2 ऑप्शन हमारे अलग हैं तो इसका आंसर ओनली 2 ही होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मली कर सकते थे, हालांकि इसका आंसर हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल है, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स नहीं है। ठीक है। दूसरा हमारा कॉमन सेंस लग रहा है इसमें, ये देखो आप कि बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, दैट मीन्स एनवायरमेंट, सोशल सस्टेनेबिलिटी, उसकी बात कर रहा है। दूसरी चीज है कि ऑल द लिस्टेड कंपनीज। अब लिस्टेड कंपनीज को कौन वो करता है, मतलब स्टॉक मार्केट में सेबी करता है, मतलब ये कॉमन सेंस है। अगर आरबीआई भी करता है तो ऑल द लिस्टेड कंपनी करता है। तो ये थोड़ा सा इसमें एलिमिनेशन भी लग रहा है, कॉमन सेंस भी लग रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अब यहाँ देखो, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ये मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली, लार्जली हमारा क्या था, मॉडरेट वर्ड था। जो हमने वर्डिंग पढ़ी थी कि कौन सा मॉडरेट वर्ड है, कौन सा हमारा एक्सट्रीम वर्ड है, तो लार्जली इज अ मॉडरेट वर्ड, तो नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब ये बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है, तो नॉन फाइनेंशियल ही रहेगा ना, सोशल रहेगा या एनवायरमेंटल रहेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट कॉमन सेंस से सही हो जाती है। नीचे आते हैं कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। तो ये हमारा एक्सट्रीम हो गया, एनी आ गया। ठीक है। और आप ये भी देखो कि चलो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो है ही है, लेकिन आपको पता है कि ये पोल्ट्री फार्मिंग जो है और वूल रियरिंग जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होती है। इट ऑल्सो हैपन्स एट इंडस्ट्रियल लेवल।
तो इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है तो क्या उस पर भी टैक्स नहीं होगा? तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लग रहा है, थोड़ा एलिमिनेशन भी लग रहा है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसको रिमूव करते ही हमारा इसमें आंसर क्या आ गया? डी आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसमें देखो, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। अब मिनरल सिक्योरिटी हमारे पास इंडिया में रेयर अर्थ की कमी है, यूरेनियम की कमी है, तो बहुत सारे मिनरल्स की कमी है ना, तो इट इज मेकिंग सेंस टू ए सर्टेन एक्सटेंट। अब इसमें देखते हैं, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। अब एक बात कॉमन सेंस की ये आती है कि यार जब हमारे पास रिसोर्स रिच हैं तो हमें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो ज्वाइन करने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो यहाँ पे दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टुगेदर, पहली चीज, और दूसरी ऑल आ गया तो ये एक्सट्रीम हो गया, तो सेकंड हट जाएगा इसमें, सेकंड हटते ही हमारा सी आंसर आ गया। तो ये प्योर एलिमिनेशन था, इसमें ये फैक्ट्स आपको पता होने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद भी हो जाता। तीसरी स्टेटमेंट हमें पढ़नी ही नहीं है, पढ़ने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम। अब तुम्हें ये एक्सट्रीम लग रहा होगा, बहुत एक्सट्रीम है, यस, है ना। फिर इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी यार थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है कि हांगकॉन्ग को पास कर दिया। हांगकॉन्ग की जो स्टॉक मार्केट है बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया इन द साइज इज वेरी बिग, तो हो सकता है कर दिया हो, तो इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। इसको देखते हैं, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर about the risk of option trading or to act as unregulated financial advisor in this regard। अब ये जो है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए नो रेगुलेटरी बॉडी, हमें पता है इन्वेस्टर के लिए हमारी सेबी काम करती है ना, और ऐसी स्मॉल इन्वेस्टर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो सरकार हमेशा आगे आएगी ही आएगी, है ना। तो ये कॉमन सेंस नहीं बना रहा ये वाला जो है। और तीसरा रिमूव करेंगे, हमारा 1 and 2 आंसर आ गया, तो ये भी हमारा कॉमन सेंस एलिमिनेशन से हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो कि अस्माका गोदावरी कंबोजा विपास, ठीक है, अवंती। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर ऑल 4 तो नहीं होगा, इसमें ओनली 1 भी नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन 2 करना है या ऑप्शन 3 में चूज करना है तो ओनली 2 करेंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैच द फॉलोइंग में हमने क्लियरली चीज देखी थी, अगर 4 ऑप्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली ओनली 2 पे ही आंसर आता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन से हो रहा है। फिर ये आ गया एलिमिनेशन से, ये भी हो रहा है कि हमने डिस्कस किया था कि 6 अगर इस तरह के आ गए, ठीक है 6, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 होगा, क्योंकि ऑल द 6 इज रेयरली करेक्ट। ठीक है, एंड ओनली 3 इसमें हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन इसमें 4 ही सही होगा। अगर आपको ऑप्शन करना है ओनली 3 ओनली 4 में, तो आप 4 करेंगे, ओनली 4 करेंगे 6 में। ठीक है, तो क्या था हमारा लॉजिक कि 6 का 4 करना है, 5 का 3 करना है, ठीक है, और 2 का 2 करना है इन सर्टेन केसेस, नॉट ऑल केसेस, इन सर्टेन केसेस और नॉट ऑल केसेस। जहां पे मैच द फॉलोइंग है वहां पे 4 का 2 करना है। ठीक है, या फिर हमारा कोई ऑड वन आउट हो रहा है, मतलब 2 एलिमिनेशन एक साथ लगनी चाहिए जब 2 का 2 करेंगे, तो ये हमने डिस्कस किया था। अब आप बताओ कि ये वाला क्वेश्चन है, तो क्या यूपीएससी चाहता है कि आप नाटो मेंबर को रटो? यूपीएससी नहीं चाहता कि आप नाटो मेंबर को रटो। यूपीएससी क्या चाहता है आपसे? यूपीएससी ये चाहता है कि आप पीवाईक्यू को पैटर्न को एनालाइज करो, पीवाईक्यू पैटर्न को एनालाइज करो। जब मैंने वीडियोस बनाई थी, टेलीग्राम पे डाली थी, तो लोग कह रहे थे यूपीएससी इसको देख लेगा, ये चीज नहीं देगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में उसने आगे पीछे किया है, लेकिन ज्यादातर केस में उसने नहीं किया है। ठीक है, अब ये भी 6 स्टेटमेंट आ गई, इसमें भी ओनली 4 होगा, इसमें भी ओनली 4 होगा, है ना। तो ऐसे ये भी एलिमिनेशन से हो रहा है हमारी सेम ट्रिक से। फिर द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ये कॉमन सेंस से हो रहा है। कैसे? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब ये बोल रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में है। अब यहाँ पे बोल रहा है वो लेस ड्राई विंड है, मतलब वेट विंड्स है। अब वेट विंड में डस्ट पार्टिकल आ कैसे जाएंगे? मतलब दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टुगेदर। तो इसमें कोई ना कोई तो गलत है, और हमें पता है ये स्टेटमेंट थोड़ी सी सीमिंगली करेक्ट लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि टेम्परेट एरिया सब ट्रॉपिकल एरिया में नहीं होंगी ड्राई विंड, तो कहाँ होंगी? इक्वेटोरियल एरिया में होंगी। इक्वेटोरियल एरिया में हमें पता है कि वो है, क्या बोलते हैं, मतलब बारिश पड़ती है, डेली बारिश पड़ती है इक्वेटोरियल एरिया में, तो वहां तो वेट विंड होंगी ना, इक्वेटोरियल एरिया में होंगी ना वेट विंड, सब ट्रॉपिकल में थोड़ी ना होंगी। पोलर में क्या, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी होते हैं, वहां भी नहीं होगी वेट विंड। तो ये कॉमन सेंस से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। फिर हमारा इसको देखेंगे, ये भी कॉमन सेंस से हो रहा है
कि इन जनवरी इन द नॉर्दर्न एरिया आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर। अब ये लगा लो कि मान लो ये धरती है, जनवरी का मौसम है, जनवरी के मौसम में सूरज इधर है, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं है, ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सूरज हमारा इधर है, जब भी तो नॉर्थ में सर्दी पड़ रही है। द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड इक्वेटर व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस। लैंड मासेस में जो ITCZ है, मतलब जो आइसोथर्म है, वो साउथ की तरफ हो रहा है। अगर यहाँ लैंड है, मान लो ये अफ्रीका है, तो नीचे की तरफ हो रहा है, और ओशन में वो ऊपर की तरफ है। ओशन यहाँ पर है, अटलांटिक ओशन ऊपर की तरफ, इसमें नीचे हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ लैंड कम है, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, फिर नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ लैंड ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल दिया। फिर इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एयर ओवर द ओशन इज वार्मर, तो वार्म रहेगा तभी तो नीचे नहीं आएगा। और लैंड मासेस पे क्या रह रहा है ये the air over the ocean is warmer than that of over land masses in the northern hemisphere। कि मतलब ओशन के ऊपर एयर वार्मर है और जो लैंड के ऊपर है वो एयर हमारी कोल्ड है। लैंड के ऊपर जो एयर है कोल्ड है और इसके ऊपर वार्मर है। अब ये लॉजिक भी बना रहा है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे सर्दी पड़ेगी, किसी भी एरिया में सर्दी पड़ रही है, मान लो ये लैंड है, ये सी है, तो एरिया में अगर सर्दी पड़ रही है तो लैंड ज्यादा सर्द होगी ना इन कंपैरिजन टू ओशन, क्योंकि ओशन का जो हमारा वो होता है टेम्परेचर, क्या बोलते हैं उसको, वो टेम्परेचर बोलते हैं ना, कि इसको ज़्यादा हीट लगती है, मतलब वो करने के लिए, गर्म करने के लिए, या ज़्यादा लैक ऑफ हीट लगती है इसको सर्दी करने के लिए, एकदम से हो जाएगी लैंड। तो ये स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है इसको भाई, कॉमन सेंस। अगर आपने ज्योग्राफी तरीके से नहीं पढ़ी है, बस आइसोथर्म देख के ही आप घबरा गए होंगे कि यार ये तो क्वेश्चन मुश्किल है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब ये स्कीम वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, स्कीम वाले क्वेश्चन यूजुअली आसान होते हैं, आपको स्कीम डायरेक्टली ना भी पता हो, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ज्यादातर कॉमन सेंस से सही हो जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, अब गोकुल मिशन से पता लग रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री का कुछ कुछ है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर। अब ये कॉमन सेंस है कि नहीं है कि जितने भी हमारे इंडिजिनस एनिमल्स हैं वो हमारे छोटे फार्मर्स के पास हैं, क्योंकि बड़े फार्मर होंगे तो वो तो महंगी महंगी भैंसें खरीद लेंगे, 2-2 लाख की, 3-3 लाख की गाय खरीद लेंगे जो ज़्यादा दूध देती हैं, तो इसीलिए तो छोटे लैंडलेस फार्मर के पास ही अपनी देसी गाय बची हैं। ये कॉमन लॉजिक है। दूसरा, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। अब ये एक मॉडरेट स्टेटमेंट है, यस, बट इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो हमने बोला था कि मॉडरेट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू, और दोनों एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रही है, मतलब गोकुल मिशन के बारे में बात कर रही है। सो इट इज ए सी सेट क्वेश्चन, नॉट ए GS क्वेश्चन। तो इसमें दोनों सही होंगे, ठीक है, कॉमन लॉजिक से सही हो रहे हैं ये। इस क्वेश्चन को देखो आप कि COP28 हुई, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। इंडिया ने साइन नहीं करी डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। अब इस क्वेश्चन से ही, अब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ये गलत बताई गई हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि इंडिया ने साइन नहीं करी भैया डिक्लेरेशन, और हमें पता होने की जरूरत भी नहीं है कि साइन करी कि नहीं करी, वो इसने बता दी। अब देखो नीचे कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट ऑन हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, तो ये रीजन हो सकता है कि बाइंडिंग थी। इफ साइंड बिकम्स द मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज। अब दो एलिमिनेशन वाले आ गए, इसमें दो एक्सट्रीम वर्ड आ गए, दो एक्सट्रीमिटी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जब हमारा पेरिस क्लाइमेट डील मैंडेटरी नहीं है, तो ये फला जो है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये मैंडेटरी क्यों होगी? तो ये भी लॉजिक आ रहा है दिमाग में, हो सकता है गलत हो लेकिन आ तो रहा है। दूसरा, इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बिल्कुल मॉडरेट स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है कि भाई ये हमारा जो है हेल्थ सेक्टर बचना चाहिए, उसके ऊपर फालतू की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए, और इसीलिए इंडिया ने साइन नहीं करी होगी। तो ये बिल्कुल कॉमन लॉजिक आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि वन स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1 सी। तो इसमें भी कॉमन लॉजिक हमारा बन रहा है। फिर हमारा डायरेक्ट एयर कैप्चर आ गया। अब हमने इसमें एलिमिनेशन में पढ़ा था
कि कोई भी ऐसी साइंस की न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसमें सारे ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन नहीं रहनी चाहिए। अब इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कैन बी यूज्ड मतलब मॉडरेट स्टेटमेंट है, यस। इट कैन बी यूज्ड एज ए कैन बी ए वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन इन फूड प्रोसेसिंग, कैन बी, यस कैन बी। डायरेक्ट एयर कैप्चर हो सकती है प्लास्टिक प्रोडक्शन में, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन में हमें कार्बन की जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है, CO2 की जरूरत भी पड़ सकती है। फूड प्रोसेसिंग में भी हमें वो पैकेजिंग वैकेजिंग के लिए नाइट्रोजन, CO2 वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सीमिंगली करेक्ट लग रही है। फिर इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अब ये भी हो सकता है, ठीक है। कैन बी ए सोर्स, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑल 3 ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये सीमिंगली करेक्ट है, ये कॉमन सेंस से हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है फिर भी सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ले लो आप कि इन टर्म्स ऑफ CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया इज लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। अब 0.5 टन पर मतलब टन CO2 पर कैपिटा, आप ये देखो ये ईयरली मेंशन कर रखा है इसने, ठीक है। वैसे इसमें दे नहीं रखा बट ये ईयरली होता है, ठीक है। अब आप ये देखो 0.5 टन कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। हर आदमी AC चलाता है, हर आदमी जो है, जो फार्मर भी है जो चावल की खेती करता है, उसमें मीथेन कितना ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो CO2 तो यार पर कैपिटा बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, आधा टन तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस हमारा लग रहा है, फिर भी हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना, तो ये भी हमारा सेंस बना रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया। अब ये भी हमारा सेंस बना रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो पावर प्लांट से जनरेट हो रही है, तो वो तो लार्जेस्ट सोर्स ही है। हीट प्रोड्यूसर मतलब अपने व्हीकल वगैरह या जो भी है AC वगैरह, इनसे भी हमारा CO2 एमिशन हो रहा है, यस, ठीक है। और 2 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं तो मतलब दीज बोथ आर कंबाइनिंग, तो ये लार्जेस्ट सोर्सेज हो गए। और सोर्सेज दे रखे हैं SOURCES, तो मतलब ये लिमिट भी नहीं कर रहा है, तो ये एकदम मॉडरेट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है। तो सेकंड थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट के बारे में हम देखेंगे तो फर्स्ट में भी हमारा यही इसमें कॉमन सेंस लग रहा है, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। और इस तरह का फैक्ट कुछ देता है ना तो UPSC वो जनरली गलत होता है, हमने PYQ ट्रेंड में देखा है। तो हम अगर ऑप्शन आए इन 2 में तो हम किसको क्लिक करेंगे, C को क्लिक करेंगे, और ये इससे ही सही हो रहा है। फिर 6 का 4, 6 का 4, और ये 6 में मैच द फॉलोइंग भी है, तो इसमें सीधा सीधा 4 पे क्लिक करेंगे, ओनली 4, खत्म, आगे। फिर ये क्वेश्चन आप देख लो कि विद रेफरेंस टू प्लैनेटर कंसीडर द फॉलोइंग। अब रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ प्रोड्यूस बाई ओशंस। ओशन से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप देखो ओशन 70% ऑफ लैंड है, मतलब पूरी धरती का 70% है, और रेन फॉरेस्ट कितने हैं, धरती का 10% भी नहीं है। तो कौन ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा कॉमन लॉजिक से, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी कॉमन लॉजिक से। दूसरी चीज ये है कि रेन फॉरेस्ट के अलावा भी तो बहुत तरह के फॉरेस्ट हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी कॉमन लॉजिक से गलत हो जाती है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखो आप, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हायर। अब दीज 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टुगेदर। These statements are not going together. अब सेकंड वाली स्टेटमेंट देखो, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। इसमें बोल रहा है 7 फोल्ड्स हायर, क्योंकि ये हमारा गलत हो गया, 7 फोल्ड हायर, और ये बोल रहा है 50%, ये हाफ बोल रहा है। तो यार या तो ये सही है या ये सही है, तो दोनों में, इन दोनों में भी हमारे वो आ रहा है, टेंशन आ रही है। तो अगर हम फर्स्ट को रिमूव भी कर दें तो या तो नन बचेगा या सेकेंड ओनली बचेगा, तो मोर चॉइस, नेचुरल चॉइस वुड बी सेकंड ओनली। तो ये 2 स्टेटमेंट भी हमारी एक साथ नहीं जा रही हैं, तो इसमें सेकंड ओनली ही हमारे पास एक मोस्ट लॉजिकल आंसर बच रहा है। और 50% इज मॉडरेट, ये मॉडरेट है कि चलो जितना धरती पे पैदा होगा उतना ही वाटर में पैदा हो रहा है, तो ये मॉडरेट हो गया हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी कॉमन सेंस लग रहा है यहाँ पर। इसमें देखो कि ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल, ऑल्टरनेटिव मतलब जो हमारे फॉसिल फ्यूल पे नहीं चलते, यही समझ में आ रहा है। फॉसिल फ्यूल पे क्या नहीं चल रहा है, फुल बैटरी, ये भी फॉसिल फ्यूल पे नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है,
तो इसका ऑल थ्री। और हमने देखा था साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर ऑल थ्री होता है, ठीक है, तो वो भी लॉजिक लगा देंगे। अब इसमें ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, कुछ नहीं भी कर पाते होंगे, कुछ ऐसे आते होंगे, यू नहीं आते होंगे, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कैन डू ऑटोमेटिक ऑल टाइप्स, ये भी एक्सट्रीम हो गया, ये भी एक्सट्रीम हो गया। तो इसका सिंपल सादा हमारा करना है नन, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस लग रहा है इसमें। फिर इसमें भी कॉमन सेंस लग रहा है। प्लास्टिक किसमें है? सिगरेट बट्स में, यस प्लास्टिक हो सकती है, ठीक है। आई ग्लासेस में तो इसमें तो होती होती है, कार टायर्स में तो होती होती है, तो इसका भी ऑल थ्री हो जाएगा कि भाई कुछ तो होती होगी। अब ये यूपीएससी के पैटर्न से आया है कि उसने माइक्रो प्लास्टिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसी चीज में पूछा था कि उसमें नहीं होती, लेकिन वो ऐसी चीज थी उसमें मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी थी, खाने की चीजों में प्लास्टिक होती है, ठीक है, तो उसने बोला था फूड में भी प्लास्टिक होती है, जब फूड में हो सकती है तो सिगरेट बट में नहीं हो सकती। तो ये पीवाईक्यू से सॉल्व हो रहा है, कॉमन सेंस से भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अब हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था कि अगर तीन स्टेटमेंट इस तरह की आए और इसने कोई एजेंसी का नाम दे रखा है कि ये एजेंसी ये काम करती है, तो ये जनरली गलत होता है, जनरली गलत होता है। ये हमने एलिमिनेशन में पढ़ा था। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको पता होता नहीं पता होता, वट एवर द केस में भी। लेकिन अगर आप इसको करते तो इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड, तो ये मॉडरेट स्टेटमेंट है और ये चिप की बात हो रही है और चिप हमारी न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है क्वांटम कंप्यूटिंग की, ठीक है। तो हमें अगर नहीं भी पता ये स्टेटमेंट तो हम इसे सीमिंगली करेक्ट मानेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अब ये डीप लर्निंग मशीन लर्निंग क्वांटम कंप्यूटिंग से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है और हमें पता है मशीन लर्निंग, मशीन बड़ी है, उस मशीन के अंदर 50 तरह की लर्निंग हो सकती है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए थी, थोड़ा बहुत लॉजिक चाहिए था, तो इसको हम राइट मारेंगे। तो हमें अगर ऑप्शन करना है तो इसमें 1 एंड 3 करेंगे, सेकंड वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एलिमिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है, जो भी हमने रूल्स डिस्कस किए थे उसके हिसाब से। फिर नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, भाई कुछ तो करते होंगे। फिर नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कुछ तो करते होंगे। फिर नो वायरस कैन चेंज सेल, कुछ तो करते होंगे। तीनों गलत हो जाएंगे। ये बिल्कुल एलिमिनेशन पे भी जा रहा है, कॉमन सेंस पे भी जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा नन, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन में भी नॉलेज लग रही है लेकिन कॉमन सेंस उसमें भी लगेगा, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज थोड़े से कॉमन सेंस के साथ आपका हो जाएगा। फिर विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एन एरिया इन ए स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज स्केड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो अब ये बात पूछ रहा है, देखो द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एक्सिक्यूटिव कंट्रोल इन सच एरियाज एंड ए लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब स्टेट लोकल बॉडी, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर यूनियन गवर्नमेंट आती है। अब आप मुझे एक चीज बता दो कि लोकल बॉडी बड़ी है या स्टेट गवर्नमेंट बड़ी है? स्टेट गवर्नमेंट बड़ी है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल बॉडी को क्यों देगी? देगी तो यूनियन गवर्नमेंट को देगी। तो ये तो स्टेटमेंट कॉमन सेंस से गलत हो जा रही है, नॉलेज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए था, ये फिर भी सही हो जा रही है। फिर द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब इसमें डाउट है, ये सही भी हो सकती है स्टेटमेंट, गलत भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि जो मैंने फर्स्ट इंस्टांस में ये क्वेश्चन किया तो मैंने इस स्टेटमेंट को सही माना था। सही क्यों माना था? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लूज आउट करेगी तो यूनियन गवर्नमेंट को ही करेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे मदर टंग की वो हो गई या फिर कुछ, लेकिन यहाँ पे टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कम से कम एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो स्टेट के वहाँ डीएम है, स्टेट का वहाँ एसडीएम है, तो वो तो स्टेट के अंदर ही रहेगा ना, स्टेट के अंदर ही रहेगा ना। तो या फिर जो उसकी पंचायत है, लोकल बॉडी है, वो तो काम करेगी ना, वो तो थोड़ी ना यूनियन गवर्नमेंट यूज अप कर लेगी। हाँ, यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को बोल दिया कि तुम ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो वो कर सकती है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट क्या अपनी सीआरपीएफ भेज देगी कि भाई वहां तुम मैनेज करो, ठीक है। और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन, चलो लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो मान भी सकते हैं। तो ये थोड़ी एक्सट्रीम जा रही है, एक्सट्रीम जा रही है। अब यूपीएससी का जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके हिसाब से स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा नीदर आंसर, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 2 किया है तो मैं उनकी गलती भी नहीं मानूंगा, हो सकता है यूपीएससी 2 ओनली दे दे, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड आप इसको अभी सही आंसर मान के चलेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन लिस्ट, 7th शेड्यूल। अब लिस्ट की बात हो रही है तो मतलब स्टेट की यूनियन लिस्ट को चेंज करना है, मतलब स्टेट की कुछ पावर यूनियन को देनी है, तो उसमें स्टेट की मर्जी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, स्टेट की अगर एग्जीक्यूटिव पावर छीननी है उसके लिए मर्जी चाहिए। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसमें चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर
तो ये कॉमन सेंस से हो रहा है हमारा 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कॉमन सेंस से हो रहा है, हाँ ये देखो, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आपको नहीं पता क्या होता है, वैसे वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है, आपको नहीं पता क्या होता है। इट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्री, मे बी नॉट, ठीक है। फिर इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, अकेला करता है क्या ये, और कुछ नहीं है दुनिया में। एडीबी वेडीबी कहाँ चले गए सारे के सारे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहाँ चला गया, एनडीबी कहाँ चला गया, तो ये तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ये 100% गलत है। तो सेकंड को रिमूव करते ही हमारा 1 and 3 आ जाता, पढ़ना ही नहीं तीसरा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, 5 का कितना बोला था मैंने, 3 होता है, 5 का होता है 3, ओनली 3। वैसे नहीं पता है तो यूएई, वैसे कॉमन सेंस भी इसमें लगा सकते थे, एलिमिनेशन ना लगाए तो। यूएई आपको पता है इंडिया का दोस्त है, यस। फ्रांस दोस्त है, यस। जर्मनी उतना बड़ा इंडिया का दोस्त नहीं है अभी। सिंगापुर इंडिया का दोस्त है, यस। बांग्लादेश, इन फटीचरों को हम क्यों देंगे अपनी टेक्नोलॉजी, तो वैसे भी हमारा ओनली 2 ही आ रहा है ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें जैसे मैंने वो लगाया नहीं, लेकिन इसमें भी देखो ये स्कीम वाले आसान होते हैं। अब आप देखो कि मॉडरेट स्टेटमेंट है कि नहीं है। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। अब यहाँ पे ये रूफटॉप इन द हाउस होल्ड्स नहीं बोल रहा है, रेसिडेंशियल सेक्टर बोल रहा है, रेसिडेंशियल सेक्टर। अब रेसिडेंशियल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है ना। भारत में कितने घर हैं, भारत में 25 करोड़ घर हैं, तो 25 करोड़ में से 1 करोड़ में तो कर सकती है ना सरकार। अगर तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता है तो ये सीमिंगली करेक्ट लग रही है कि हाँ यार इतना होगा। और दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको पता है 2-2.5 करोड़ घर बने हुए हैं, तो हो सकता है सरकार ने उससे लिंक कर दिया हो, तो फिर भी 1 करोड़ तो यार लग रहा है। अब ये 2.5 करोड़ क्यों नहीं है या 5 करोड़ क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि सोलर रूफटॉप जो है वो एक थोड़ी सी टिपिकल टाइप की टेक्नोलॉजी है, हर आदमी नहीं कर पाता होगा, तो फिर भी सरकार ने 1 करोड़ का टारगेट सीमिंगली करेक्ट लग रहा है लिया होगा। दूसरी चीज है कि एक एलिमिनेशन ये थी, वो काम नहीं करेगी वैसे यहाँ पर, कि मिनिस्ट्री और वो जो होते हैं उनके गलत होते हैं, लेकिन वो एम देखो, आप एम देखो, एम गलत नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पावर की बात आ जाती है ना, ये इसकी ये पावर है, तो वो गलत हो जाता है यूजुअली एलिमिनेशन के हिसाब से, लेकिन एम एंड ऑब्जेक्टिव ज्यादातर नहीं गलत रहते हैं, या अगर उसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड ना हो, ओनली या एनी टाइप ना हो। अब ये देखो ये मॉडरेट है कि नहीं है, ये हमें देखना है। The Ministry of MNRE aims to impart training on installation, operation, maintenance and repair of solar rooftop systems at grassroots level। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और मॉडरेट भी है, तो ये सीमिंगली करेक्ट है। इसको देखो, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख, अब ये वर्ड आ गया 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग, तो बाकी स्टेटमेंट हमारी सीमिंगली करेक्ट लग रही है, पॉजिटिव है, मॉडरेट है। अब हमें ये डाउट है कि ये 3 लाख की जगह 5 लाख तो ना बोल दिया हो। अब ये चिंदी हरकत यूपीएससी नहीं करता है, ये चिंदी हरकत ज्यादातर केस में यूपीएससी नहीं करता है। और अगर हम देखें कि अगर टारगेट 1 करोड़ है तो यार 3-4 लाख तो पॉपुलेशन चाहिए, मतलब जो स्किल्ड मैन पावर की चाहिए, और ये रोजगार के लिए भी सरकार काम करना चाह रही है, तो 3 लाख जो है ज्यादा कम नहीं है, ठीक ठाक है, मॉडरेट है। अगर यहाँ पे 30 लाख होता तो हमारे कान खड़े हो जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे 30,000 होता तो भी हमारे कान खड़े हो जाते, तो ये मॉडरेट है, ठीक है। तो अगर हमें ऑप्शन आया 1 and 2 क्लिक करने में या 1 2 3 क्लिक करने में, वील क्लिक 1 2 3, वील क्लिक 1 2 3। ये सब फैक्चुअल है, ठीक है। अब इसमें ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन कई लोगों को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, पता नहीं होगा। बोट्सवाना डायमंड, चिले लिथियम, इंडोनेशिया निकल। अगर इंडिया को बोला जाए, इज इंडिया रिच इन डायमंड, यस। इज इंडिया रिच इन लिथियम, लिथियम की 3-4 डिस्कवरी हो गई, यस। इज इंडिया रिच इन निकल, अब निकल थोड़ा बहुत तो इंडिया में होता होगा, यस। अब रिसोर्स रिच जो स्टेटमेंट है ना, वो एक्सक्लूसिव नहीं है, ये यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं बोल रहा है आपको, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट तो फिर लिथियम का ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था या बोलीविया होना चाहिए था, है ना। तो ये लार्जेस्ट नहीं बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है रिसोर्स रिच, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी पाया जाता है तो वो रिच माना जाता है। तो भाई ये मॉडरेट हो गई तीनों स्टेटमेंट, उस हिसाब से तो मॉडरेट हो गई, तो ऑल 3 आंसर है, सीधी सी बात है। और थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि चिले के आसपास बोलीविया, वहां लिथियम मिलता होगा। बोट्सवाना का डायमंड तो फेमस ही है, ब्लड डायमंड आपने देखी होगी मूवी, ठीक है। फिर इंडोनेशिया में थोड़ा बहुत तो निकल होगा, तो निकल है थोड़ा बहुत, मैक्सिमम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है।
तो ये हमारी मॉडरेट स्टेटमेंट है तीनों, इसमें भी लग रहा है, ठीक है। और एलिमिनेशन हमने जो रूल डिस्कस करे थे उसमें ये था कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना कंट्री से सिटी मैच वाले, इनमें ये होता है, इनमें ऐसे ऐसे करके तीनों गलत हो जाते हैं। अब जैसे सार्डिनिया हमारा, कोर्सिका सार्डिनिया दो है ना आइलैंड, तो कोर्सिका हमारे किसके पास है, फ्रांस के पास, सार्डिनिया इटली के पास, तो ये इटली नहीं है, इटली यहाँ पर है। तो हमें ये पता है कि भाई इसमें कुछ कुछ इस तरह की भसड़ करी है। नॉर्मंडी हमारा फ्रांस में है, ठीक है, और मलोरका हमारा इटली में नहीं होगा, तो इस तरीके से भसड़ होके इसमें नन आ जाता है। तो ये एलिमिनेशन है, ये एडवांस थोड़ा एलिमिनेशन है, जिसने बहुत ही मेरे सेशन करे हैं उसको ये मालूम होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर बात यहां पर आती है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड सम रेयर अर्थ, तो ये हमारी मॉडरेट स्टेटमेंट हो गई कि हाँ यार कुछ तो यूज होते ही होंगे। और रेयर अर्थ आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में चर्चा में चल रहे हैं। दूसरी चीज है सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। आपको ये नहीं पता फॉस्फोरेसेंट क्या होती है, तो यहाँ पे देख लो क्या होती है हिंदी में, स्फुर दीप्त, दीप्त से आपको पता लगा कि लाइट एमिटिंग कुछ कुछ उसकी होती है। अब लाइट एमिटिंग जो है स्क्रीन से क्या होती है, लाइट ही तो एमिट होती है। अब ये कॉमन सेंस आपको कह रहा है कि लाइट एमिट होती है इसीलिए तो यूज हो रहे होंगे, तो ये तो कॉमन सेंसिकल है, ए आंसर है इसका। आपको नहीं भी पता है एग्जैक्ट, तो इन दोनों से कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हो। अब ये देखो इस वाले में कि इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2028। अब आप बताओ कि हमारा जो सिस्टम है अभी बुलेट ट्रेन बनी नहीं है, तो फ्यूचर रेडी हम 28 तक कर लेंगे। हमारा प्लान कब तक होना चाहिए था, बहुत बाद तक होना चाहिए, अब कभी का भी हो, लेकिन यूपीएससी ने बोला है तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है इसमें कि 2028 तक हम फ्यूचर रेडी हो जाएंगे रेलवे में। अभी तक हमसे टॉयलेट तो साफ हो नहीं रहे रेलवे के, तो फिर ये कॉमन सेंस के हिसाब से हमारी गलत हो जा रही है। फिर कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अब हमने एलिमिनेशन देखी थी कि कोलैबोरेशन जहां तक है वो गलत होती है, ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन गलत किया इसी लॉजिक से, तो ये भी गलत है। फिर कवच सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब हमें थोड़ा बहुत ये पता है कि RFID टैग का क्या यूज होता है, कि चीजों को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है इसका, और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और हमने ये देखा था एलिमिनेशन में कि, और कॉमन सेंस में, कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूजुअली गुड। अब यहाँ पे अगर ओनली आ जाता या यहाँ पे ओनली आ जाता तो ये गलत हो जाता, ये भी यूज होती होगी, तो ये थर्ड स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए। होगी नहीं की होगी, ठीक है। फिर इसको देखेंगे। अब इसमें देख रहा है ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए कौन कौन से हमारे स्पेस, कौन से प्रोग्राम यूज होंगे। अब गगनयान जो भी स्पेस में जा रही है वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर रही है, चाहे वो उससे रिलेटेड डायरेक्टली हो चाहे ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिसर्च हो रही है जब भी वो स्पेस में जा रही है। तो ये स्पेस डेक्स भी है, एक्सियम भी, ये स्पेस, ये भी ऐसा लग रहा है स्पेस प्रोग्राम है। और यूपीएससी इतनी चिंदी हरकत नहीं करेगा कि यहाँ पे नॉन स्पेस टाइप का प्रोग्राम दे देगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑल थ्री, तो ये भी हमारा कॉमन सेंस से हो रहा है। अब ये देखो इसमें कैसा कॉमन सेंस लग रहा है। अब ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट, अब डोर्नियर का एयरक्राफ्ट का आपने कहीं ना कहीं अखबार में, हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, 50-60 साल से, ठीक है। आपका कोई फौजी नेवी में हो, सेलर हो, कोस्ट गार्ड में हो, तो सबको पता है डोर्नियर एयरक्राफ्ट क्या करता है। और ये हमारा जो पायलट टेस्टिंग का एयरक्राफ्ट है वो भी है, ट्रेनिंग का, पायलट ट्रेनिंग का एयरक्राफ्ट भी डोर्नियर है, ठीक है। और डोर्नियर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा जगह यूज हो सकता है। अब मान लो हमारी कोई आपदा आ गई, आपदा में भी हम डोर्नियर एयरक्राफ्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे एयरक्राफ्ट है और ये मैरी टाइम पेट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमें पता है C-17 ग्लोब मास्टर भी हमने कई बार सुना है कि ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो बड़ा सा भैंसा सा वो एयर ग्लोब मास्टर, ठीक है। लेकिन आप ये यहाँ पे देखो सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हमारे पास सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन से हैं, सबको पता है, राफेल बता देंगे, सुखोई बता देंगे, मेजर तेजस बता देंगे, एटमैक्स। अब आप बताओ कि IL-76 अगर कोई एयरक्राफ्ट होता तो क्या आपने नहीं सुना होता। सुपरसोनिक की बात कर रहा है ये, कोई गन वन की बात नहीं कर रहा है, सुपरसोनिक, वो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे पास 2-3 ही तो है बेचारे, ये IL-76 कहां से नया आ गया, ठीक है। और इंडियाज डिफेंस की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं हो, नहीं, इंडियाज डिफेंस की बात कर रहा है। तो ये हमारा सीमिंगली इनकरेक्ट हो जाता है, सीमिंगली इनकरेक्ट हो जाता है, ओनली 2 ऑप्शन। ये कॉमन सेंस से हो रहा है प्योर,
कोई इसमें नॉलेज नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए यार, अगर होता तो कॉमनली हमने सुना होता, इतनी वॉर भी हुई है अभी पाकिस्तान के साथ, सबको पता है कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज हुए। ये एलिमिनेशन लग रहा है इसमें कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस द स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस। वैसे ये पीवाईक्यू से पूछा था डायरेक्टली कि स्पीकर ऑफिस वैकेट करता है कि नहीं करता, ठीक है, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब इससे क्या होता है, एलिमिनेशन हमारा गलत हो जाता है। एलिमिनेशन में क्या है, हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ज़्यादातर स्टेटमेंट हमारी गलत होती हैं। तो अगर इसको आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो आप इसको अगर ऑप्शन चूज करोगे तो गलत मार्क करोगे, ठीक है। अब स्पीकर ऑफ हाउस को कैसे रिमूव करोगे वो भी दे रखा है कि मेजोरिटी मोशन पास होता है, ये होता है, वो होता है। तो अगर इसको आप गलत कर रहे हो तो हमारा 1 और 3 आ जाता है, थर्ड को पढ़ना भी नहीं है। तो यूपीएससी ने बेशक पेपर लेंदी बनाया है, लेकिन उसने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है कि अगर आपको राइट आंसर, आप पहले ही स्टेटमेंट पढ़ के आ गए हो तो फालतू की स्टेटमेंट रीड मत करो जहाँ पे आप श्योर हो, ठीक है। वैसे तो रीड करना चाहिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। फिर इसको देखो, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स। देखो कई जगह पे नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट की पावर, लेकिन आप ये देखो दो तरह की चीज होती है, लॉ होता है और फिर रूल्स होता है। अब रूल्स बनाने में स्टेट गवर्नमेंट की पावर होनी चाहिए ना, फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल। अब ये माइनर मिनरल की बात हो रही है, आपको पता है माइनर मिनरल की बात जब हम पढ़ते थे उसमें ये जो है पीसा एक्ट वगैरह में, तो माइनर मिनरल तो थोड़े से लोकल बॉडीज के पास भी होती है एक्सट्रैक्ट करने की, या 5th 6th स्केड्यूल एरिया में भी पढ़ा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे नई पावर है? तो ये होगी हमारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको हम गलत करेंगे। गलत करते ही हमें सेकंड पे जाना ही नहीं, हमारा आंसर आ गया डी आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको किसी को नहीं पता होगा, जो भी यूपीएससी की तैयारी करी होगी रेयरली किसी को पता होगा ये क्या चीज है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा। तो इसको कैसे हम आंसर ले लेंगे? अब ये देखो, इनेक्ट ए लॉ, कौन इनेक्ट करता है लॉ को? लॉ को कौन इनेक्ट करता है? क्या कोई मल्टीलेटरल बॉडी लॉ को इनेक्ट कर सकती है? वर्ल्ड बैंक लॉ को इनेक्ट कर सकता है जो सब पे बाइंडिंग है? नहीं कर सकता। ओईसीडी कर सकता है? नहीं कर सकता। फाओ कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तीनों यूएन एजेंसीज हैं। ये ऑड वन आउट भी हो रहा है, ये तीनों हमारी यूएन टाइप की एजेंसीज हैं, ये हमारी यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन का सबको पता है पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। अब यूरोपियन पार्लियामेंट ही तो लॉ इनेक्ट करेगा, कौन करेगा? नहीं तो कौन करेगा बताओ? कोई पार्लियामेंट जैसी बॉडी होगी वही तो लॉ बनाएगी, ये थोड़ी ना लॉ बना देंगे। ये क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ये लॉ लॉ नहीं बना सकते, किसी कंट्री को बाइंड नहीं कर सकते ये। तो हमारा क्या हो गया इसमें? ये रह गया ये ए आ गया इसमें आंसर, लॉजिक से आ रहा है ये, बिल्कुल कॉमन सेंस से हो रहा है, प्योर। फिर आ गया हमारा, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कुछ स्टेट्स में छूट मिली हुई है जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो ऑल स्टेट्स। अब कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं है 50,000 भी लोग, तो उसमें 3 तरह की पंचायत का क्या करोगे तुम? तो ये कॉमन सेंस के हिसाब से भी गलत हो रहा है हमारा। टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटर, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो और भी देख लेते हैं। टू बी एलिजिबल मेंबर ऑफ पंचायत 30 ईयर। अब आपको पता है जब लोकसभा के मेंबर की 25 साल उम्र है, आपको लोकसभा इसकी पता भी नहीं है, ठीक है, तो 30 साल उम्र कैसे हो सकती है एक मेंबर की? 30 साल तो नहीं हो सकती, क्योंकि लोकसभा से नीचे ही आती है हमारी लोकल बॉडी, उससे कम ही होगी तो इसकी वैसे 21 ईयर से, वैसे बहुत बेसिक कॉमन मतलब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये दो हमारे गलत हो जाते हैं। अब तीसरा कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूट ए कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमें पता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन बनता है, अब वो गवर्नर बनाता है, वो बनाता है गवर्नर, तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लंबी भी स्टेटमेंट है, तो ये हमारा अब नॉट करेक्ट की बात जब इसमें आ जाएगी तो इसमें हम डी करके आएंगे, तीनों ही नॉट करेक्ट है, ठीक है। ये भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लॉजिक से हो रहा है। अब इसमें पार्शियल कॉमन सेंस लग रहा है, गांधी पीस प्राइज को कौन करता है? आपको पता है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को लेना हो, या फिर हमारा अभी तो नहीं, या फिर तुम्हें जो है सीबीआई डायरेक्टर को करना हो, ठीक है। तो हम ये 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इन 3 को हम पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो वो अगर हम कोरोलरी लगाएं या एनालॉजी लगाएं, तो इस पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि भाई प्रेसिडेंट होता है कौन सा होता है या चीफ जस्टिस नहीं होता है, तो कंफ्यूजन है तो गट फीलिंग से सी लगा के आते हैं आप। वैसे ये फार फेच्ड है, हर आदमी को नहीं आएगा, जिसको एक्सपीरियंस है बहुत सारे पेपर्स देने का, टेस्ट देने का, उसी को आएगा ये लॉजिक, ठीक है। हालांकि गांधी पीस प्राइज हर टेस्ट सीरीज में होता है,
जो भी ठीक ठाक टेस्ट सीरीज है, मेरी में भी था। फिर ये आ गया गगन। गगन हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और ये हमारी नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, बताया गया नेविगेशन के बारे में बात करी गई है, ठीक है। इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, तो ये हमारी मॉडरेट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये भी हमारी एक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन, एविएशन में ही करेगी बस बेनिफिट, शिपिंग में नहीं करेगी या रोड में नहीं करेगी। अब आप बताओ, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टुगेदर, ये भी तो है, तो 1 और 2 ओनली हो गया इसमें, है ना। ये भी कॉमन सेंस हमारी हो रही है। फिर इस क्वेश्चन को देखो आप कि एआई एक्शन समिट हो रही है, हमारी एआई एक्शन समिट हो रही है और हमें इस समिट के बारे में घंटा कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको देखो, को चेयर्ड विद इंडिया, द इवेंट बिल्ड्स ऑन एडवांसेस मेड एट इतने समिट हेल्ड इन दिस सीओ लेट दिस, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमें नहीं पता सही है या गलत है, इसको क्वेश्चन मार्क डालते हैं। इसको देखो, अलोंग विद अदर कंट्री यूएस एंड यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन। अब आपको पता है यूएस यूके डिक्लेरेशन साइन नहीं करते और ये लीडर है टेक्नोलॉजी के, यूएस तो स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी का लीडर है अलोंग विद चाइना, है ना। तो डिक्लेरेशन साइन करके अपने हाथ क्यों बांधना चाहेगा, और डिक्लेरेशन साइन करने का ये मतलब है कि वो बाकी कंट्रीज को भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी देगा, तो ये दोनों साइन नहीं करते। और अभी यूएस में कौन है, ट्रंप। तुम्हें लगता है कि ट्रंप कोई डिक्लेरेशन साइन करेगा, वो तो बल्कि उल्टा डिक्लेरेशन से बाहर निकलता है। तो ये कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं जा रही है सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी इनकरेक्ट, तो सेकंड ओनली खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। अब हम ए और डी में थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो हम ये लेके चलेंगे कि इंडिया ने चेयर करी, मतलब को चेयर करी है इंडिया ने, ठीक है, और इसने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इसीलिए पूछा है कि इंडिया ने चेयर करी होगी ये, ठीक है। और ये जो चिंदी हरकत है ना, ये कि ये भी ये ईयर स्विच ऑफ कर दे या ये कर दे, ये चिंदी हरकत यूपीएससी नहीं करता है। जो भी इस तरह की फैक्चुअल स्टेटमेंट देगा है वो सीमिंगली करेक्ट देता है, सीमिंगली करेक्ट देता है, और स्पेशली ईयर्स करेक्ट देता है। ईयर्स वाला एक और क्वेश्चन है, उसमें भी सारे उसने ईयर्स करेक्ट दिए हैं, ठीक है। जैसे ईयर दिए तो ये सारी स्टेटमेंट चारों सही है, मतलब ईयर करेक्ट दिए हैं यहाँ पर। वैसे लॉजिक के हिसाब से गलत हो जाता है, ओनली 2 मार्क करके आए बहुत लोग, ठीक है, एलिमिनेशन नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन अगर आपका 40 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग रहा है ना, मतलब जो 40 क्वेश्चन कर रहे हो एलिमिनेशन से, उसमें आप ये यकीन करके चलो कि 30 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। मतलब एलिमिनेशन को फेक, मतलब एलिमिनेशन के अपोजिट जब यूपीएससी करता है ना, तो रेयर केस में करता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपके गलत कर देगा ये जताने के लिए कि देखो मैंने एलिमिनेशन को भी मात दे दी। लेकिन अभी भी ज्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी एलिमिनेशन बेसिस पे ही रख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, द इवेंट हेल्ड इन दिल्ली। अब ये देखो, इंडियन मैन बीट नेपाल, इंडियन वुमेन बीट नेपाल, और यहाँ पे फिगर्स दे रखे, इस फिगर से कराए। तो क्या आपको लगता है कि यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि आप खो खो इवेंट के कौन किसने जीता और कितने नंबर से जीता ये दे रखा होगा? बस इसमें यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से लग रहा है कि ये स्विच कर रखा होगा उसने, क्योंकि यूपीएससी पहले बहुत गेम कर चुका है ये। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि उसने एलिमिनेशन से गेम किया है। तो आप इसका आंसर 1 ओनली करके आओगे। ये एलिमिनेशन है, प्योर तुक्का है ये। और ये हमने कहाँ से सीखा? पीवाईक्यू पैटर्न से सीखा। मेरे दिमाग का कोई तुक्का नहीं है, ये पैटर्न वाले तुक्के हैं बस। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 38 से 40 क्वेश्चन के बीच में सिर्फ एलिमिनेशन और कॉमन सेंस लगा के हो रहे हैं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ नॉलेज। उनमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस समझदारी की रिक्वायरमेंट है। अब बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे कि नॉलेज से कैसे अप्लाई करके हो रहे हैं फटाफट फटाफट। अब जैसे देखो, बाइंग एंड आरबीआई की वो कहाँ से आती है? ये नॉलेज पे क्वेश्चन है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, अब बाई सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड, आरबीआई करता है, तो वहाँ से कमाता भी होगा, यस। फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, हाँ आरबीआई करता है, वहाँ से कमाता भी होगा, यस। पेंशन फंड मैनेजमेंट, अब पेंशन फंड को आरबीआई मैनेज करता है, तो पीएफआरडीए क्या कर रही है? फिर नहीं है। लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को आरबीआई देता है या बैंक देते हैं लोन? आरबीआई तो बैंकों को देगा ना, तो ये भी गलत है हमारी। फिर प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, ये भी आरबीआई का फंक्शन है, तो यस। तो अब इसमें तुम्हें यह देखना है कि आरबीआई का जो फंक्शन है ना, उसी से तो पैसे कमाएगा वो। जो आरबीआई का फंक्शन ही नहीं है उससे पैसे कैसे कमाएगा? तो इसका क्या आंसर हुआ? डी। अब इसमें देखो आप, ये तो खैर अलग था, लेकिन इसमें यह है कि डायरेक्टरेट ईडी, ईडी हमारी क्या करती है? ईडी वो करती है कि कहीं पे किसी ने टैक्स वैक्स बचा लिया
या फिर पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, उसको पकड़ती है। ठीक है, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ये हमारी कॉमन नॉलेज है। और ये होम अफेयर्स देख रही है, तो ये भाई ईडी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आनी चाहिए ना, पैसे का मामला हो रहा है, तो ये गलत गलत हो गया हमारा। फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इकोनॉमिक एनफोर्सेस द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट। हाँ, रेवेन्यू इंटेलिजेंस कस्टम एक्ट करती है, क्योंकि कस्टम से हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है, ये भी सही है हमारा। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम डेटा मैनेजमेंट, ये भी हमारा सही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो इसका ओनली 2 आंसर है देखा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ये आ गया, एज रिगार्ड टू रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। अब बॉन्ड होल्डर जो है वो हमारे लोअर रिस्क पे रहते हैं। मतलब एक होता है बॉन्ड जिसने ले रखा है, इसका मतलब वो डेप्टर है, और ये जो हमारा स्टॉक होल्डर है ये क्या है, ओनर है। स्टॉक ओनर ओनर होता है, बॉन्ड होता है डेप्टर। अब बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। यस, सेम स्टेटमेंट है, मतलब डेफिनेशन ही यही है। फिर दूसरा, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाई कंपनी। हाँ, सबसे पहले जिसने लोन दे रखा है उसे चुकाएंगे ना, ओनर को तो बाद में करेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ए। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, सही है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। यस, ये रिड्यूस करती है रॉ मटेरियल को, क्यों? क्योंकि जो पुराने रॉ मटेरियल यूज हुए हैं उन्हीं को रिसाइकल कर देती है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यस, ये भी सही है, और दोनों एक्सप्लेन कर रही है इसको, ए आंसर। फिर कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है? लोन कैपिटल रिसिप्ट है। अब लोन लिया है तो देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है कि नहीं है? यस, लायबिलिटी है। दूसरा, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, ये मतलब कोरोलरी है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। अब एक बार तुम्हें जो सरकार ने लोन दिए, गवर्नमेंट ने लोन दिए किसी कंपनी को, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट थोड़ी ना सरकार को वापस करना है। इंटरेस्ट सरकार क्यों वापस करेगी? वो तो सरकार का एसेट हुआ, पैसा हुआ सरकार का, ठीक है। और जो लोन दिया वो भी एसेट है, तो ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। तीसरी सिंपल सी चीज़ है, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जिसने भी मेरी इकोनॉमी की क्लासेस करी हैं उनके लिए, और पॉलिटी की क्लासेस करी हैं उनके लिए मक्खन पेपर था। इकोनॉमी और पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता जिन्होंने मेरी क्लासेस करी हैं। फिर राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, हाँ, वो रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच की बात करते थे, ये तो सही है। अब इसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट आ रहा है कि भाई वो ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम को अगर इतना ही मान रहे होते तो रिफॉर्म की बात क्यों कर रहे होते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट छपी है एनसीईआरटी में, तो इसलिए हम इसको बहुत सही मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो सीमिंगली इनकरेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी हुई है सेम टू सेम। फिर इसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम है, इसमें देखो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ, ठीक है, ये किया था। फिर ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये भी किया था। फिर रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये नहीं किया था। क्यों? देखो, आपने देखा होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले रॉलेट एक्ट आया था, फिर जलियांवाला बाग हुआ था। फिर जब जलियांवाला बाग हुआ था उसके बाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, बहुत लोगों ने टाइटल अपने छोड़ दिए थे, ठीक है। गांधी जी भी इतने सिंपल थे, वो टाइटल का क्या करते गांधी जी? गांधी जी को तो टाइटल चाहिए ही नहीं था, ठीक है। तो वो क्यों बोलेंगे कि रिटेंशन करो टाइटल का, ठीक है। तो ये हमारा जो है कॉमन सेंस के भी अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि गांधी जी तो इतने सिंपल आदमी थे, धोती में रहते थे वो, तो टाइटल का क्या करेंगे? वो लेते ही नहीं थे ना, वो किसी को सजेस्ट करेंगे कि आप रिटेन करके रखो, ठीक है। तो थर्ड तो हमारा 100% गलत है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर लोकल, अब ये जो है ये इसके पक्ष में जा रहा है। अगर आप 1 में डाउटफुल थे और 4 में डाउटफुल हैं, तो 1 इज गोइंग विद 4। कैसे? क्योंकि बॉयकॉट, अगर लॉ कोर्ट का बॉयकॉट करोगे जब ही तो पंचायत करोगे, अगर लॉ कोर्ट चल रहे हैं तो पंचायत की क्या जरूरत है? तो 1, 3, 4, तो ओनली 3 इसका आंसर है, ठीक है। अराघट्टा, ये पीवाईक्यू से आया था डायरेक्ट। अगर तुम्हें नहीं भी पता है अराघट्टा क्या चीज है, तो ऑप्शन पढ़ लो, वैसे ही निकल जाएगा। ये भी कॉमन सेंस से सवाल हो रहा है, सॉरी, ये 40th क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। अराघट्टा तुम्हें नहीं पता ABCD। अब ये देखो, वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर ए पुली। अब ये तो हम 3000 साल से कर रहे हैं भाई,
3,000 साल से कर रहे हैं, फिर 3,000 क्या 6,000 साल से कर रहे होंगे। फिर ए लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट्स टाइड टू आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कुछ स्पोक है और यहाँ पे हर एक में व्हील वो लगी हुई है, बाल्टी लगी हुई है, तो इस तरह का लग रहा है। तो ये हाँ हम मेडिवल इंडिया में यूज़ करते थे इस तरीके का सिस्टम। तो ये हमने आ रही है एनसीईआरटी में पिक भी दे रखी है, उसकी पिक्चर भी है, तो लगभग लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। द लार्जर अर्थन पॉट ड्रिवन बाई बुलॉक्स। अर्थन पॉट भाई बुलॉक करेगा तो टूट नहीं जाएगी अर्थन पॉट, पहली तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है ये भी हम 3,000 साल से कर रहे होंगे यार, बुल का तो हम 3,000 साल से यूज़ कर रहे हैं। फिर चौथी है ए लार्ज वाटर बकेट पुल्ड बाई रोप डायरेक्टली बाई हैंड, ये भी हम 3,000 साल से कर रहे हैं। तो बचता ही यही है कि ये नई टेक्नोलॉजी सी लग रही है, इसी को अरागट्टा बोलते होंगे। तो ये कॉमन सेंस से भी हो रहा है, ठीक है, ये प्योर नॉलेज है, ठीक है, और ये भी हमारी प्योर नॉलेज है चंद्रगुप्त, ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी देखो आप, ये देखो ये भी कॉमन सेंस से हो रहा है, ये भी हमारा कॉमन सेंस से हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी नॉलेज रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने बोला नहीं, ठीक है। ये 41वां क्वेश्चन आप लगा लो कॉमन सेंस से। कैसे? सबको पता है चोला ने करा था, चोला की ही नेवी थी, चोला की ही नेवी थी और चोला का एक ही किंगडम है। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है ये कहाँ कहाँ थे, तो राष्ट्रकूटा हमारा इधर था, ठीक है, फिर काकातिया हमारा इधर था, ठीक है, फिर हमारा होयसाल हमारा इधर था, तो कोस्टल वाले इलाके में। और आपको पता है इंडोनेशिया किधर था हमारा, मलय पेनिनसुला इधर की तरफ है, तो सबसे पास में यही पड़ रहा है, चोला ही पड़ रहा है। तो उस लॉजिक से भी हम इसको करते, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी नॉलेज लगी हमारी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं पता था, इसको छोड़ना था, ठीक है, हालांकि इसका आंसर डी है। और इसमें ऑड वन आउट लग रहा है, वैसे तो एलिमिनेशन लग रहा है इसमें। क्या लग रहा है? एलिमिनेशन, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में देखो क्या है कि दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन तीनों हमारे इंडिया के हैं, एक ही आउटलायर है वो है लाहौर, तो ये ऑड वन आउट हो गया। इसमें भी ऑड वन आउट लग रहा है, ठीक है। अब ये प्योर तुक्के की टेक्निक है, यूपीएससी देता है इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें ये है कि सर ये कैसे पता लगेंगे, ये मैंने सब बताया हुआ है आपको। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रादेशिक का राजू का, इसमें कुछ नहीं लग रहा, इसमें आपका ये प्रोविंशियल करते गलत हो जाता, लेकिन हम रिस्क लेंगे, 2-4 क्वेश्चन तो गलत होने ही चाहिए। फिर द कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। तो यस, लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स की ही बात करी गई थी नॉन कोऑपरेशन में, लड़ाई की तो बात करी नहीं गई थी। और स्वराज कहाँ था? स्वराज हमारा स्वदेशी मूवमेंट से आया था, तो ये भी सही है। अब यहाँ देखो ये पूर्ण स्वराज नहीं बोल रहा है, पूर्ण स्वराज हमारा आया था 1929 लखनऊ सेशन में, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है, स्वराज तो हमारा पहले से ही था, स्वराज विद इन द ब्रिटिश डोमेन, तो ये सही है। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। स्वराज डिड नॉट कम विद इन ए ईयर, द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है। फिर ये है हमारा लेक तानगान्ये, हमें पता है थोड़ा नीचे की साइड था, इसका हमें नहीं पता था, इसका नहीं पता था, वैसे इसका आंसर नन है, लेकिन इसको हम छोड़ के आते हैं, वी हैव टू लीव इट, ठीक है, इन द एग्जाम। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टर्मरिक, टर्मरिक की बात हुई है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, ये थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, तो यहाँ एलिमिनेशन आपका फेल हो जाता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में तो फेल होना ही था, ठीक है, लेकिन ये है कि इंडिया में आपको पता है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड टर्मरिक इज द बिगेस्ट स्पाइस। और हल्दी का पेटेंट जब यूएस में कराया था, तो इंडिया ने आर्गूमेंट भी दिया था दैट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन बंदे यहाँ पे एक्सपोर्टर में थोड़े से गच्चा खा सकते हैं कि यार एक्सपोर्टर भी है क्या, क्योंकि हमारा कंजम्पशन तो सबसे ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मोर देन 30 वैरायटी, वैरायटी का तो आप देखो 30 से भी ज़्यादा ही होंगी। और स्टेट्स जो हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आप ये देखो कि सारी स्टेट आसपास की हैं और साउदर्न स्टेट हैं सारी की सारी, ठीक है। अब साउदर्न स्टेट है तो ये मोस्ट सीमिंगली हमारा करेक्ट लग रहा है। और ये भी बोल रहा है मेजर, मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये नहीं बोल रहा है दीज आर द ओनली स्टेट, अगर यही आ जाता तो गलत हो जाता, कुछ तो राजस्थान में भी होती होगी, है ना। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन तो हम सही मान के चलेंगे, थर्ड सही मान के चलेंगे, तो हमारा क्या आ गया आंसर, सेकंड थर्ड सही मान के चलेंगे, तो ये हम गलत कर देंगे। वन में हमें डाउट है, वन में हमें डाउट है, ठीक है। तो फिर भी इसका आंसर डी है वैसे तो, लेकिन बी और बी भी आप करके आते तो भी गलत नहीं होता वो मेरे हिसाब से, मतलब वैसे तो गलत हो जाता आंसर, लेकिन आपका मतलब माइंड सही काम कर रहा था, मतलब 2 तो आपने रिमूव कर ही दिए, वैसे इसका आंसर डी है।
एविडेंस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के? अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पता है जिगजैग वाला था तो वो तो है ही है, फिर जिगजैग वाला था तो वहाँ के जो एलिमेंट्स थे वो भी पास में आएंगे, ठीक है। और इंडिया जो है उसके काउंटर पास 6 डिफरेंट लैंड मासेस। अब ये चिंदीगिरी यूपीएससी नहीं करता है कि 6 कर दिया, 6 का 7 कर दिया, 7 का 8 कर दिया। मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू में भी ये बताया था कि इस तरह की छोटी सी जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत यूपीएससी नहीं करता है, ठीक है, वो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सही, तो इसका आंसर होगा हमारा 1 2 3। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक चौक, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ये तो हमारी गलत हो जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाता है ये। तो अगर हमें ये नहीं पता कि चौक इज पोरस हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, तो कोई भी रॉक है ना उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ पोरोसिटी तो होती है, कोई भी रॉक है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ पोरोसिटी तो होती है। तो उस लॉजिक से हम इसको करेक्ट कर सकते थे और ये हमारा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, कि भाई चौक से क्या होता है परमिएबल होती है, वेयर एज क्ले इज लीस्ट क्वाइट एन इम्परमिएबल, क्वाइट एन इम्परमिएबल मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं, क्वाइट एन इम्परमिएबल होती है। अब आपको कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे परमिएबिलिटी में और पोरोसिटी में। देखो पोरोसिटी का क्या मतलब होता है, ये रॉक है इसके अंदर पोर्स होंगे, ऊपर से पानी बरसेगा तो पोर से चुचा चुचा के पानी हमारा नीचे जाएगा। अब ये जो पानी नीचे जा रहा है ना, ये या तो पोर्स में से जा सकता है या फिर कोई हमारी नॉन पोरस रॉक है उसमें वो नहीं है, मतलब छेद नहीं है, उसके में के बीच में क्रैक आ गया है, उससे भी पानी नीचे जा सकता है। अगर पानी नीचे जा रहा है ना उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब पानी नीचे निकलना चाहिए, कैसे भी नीचे निकल रहा है तो मतलब परमिएबल है। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है कि छेदों से निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं पोरोसिटी। अगर क्रैक में से निकल रहा है ना, जैसे हमारी ये हो गई इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक हमारी पोरस नहीं होती, पोरस नहीं होती हमारी इग्नियस रॉक, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक क्या होगी, वो पोरस होगी, ठीक है। चौक भी हमारी पोरस होती है। अब चौक से आप ये लगा लो कि चौक पोरस है कि नहीं, आप घर में चौक यूज करते हो ना ब्लैक बोर्ड वाली, उससे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि उसे पानी में डुबाते हो तो सोख लेती है ना पानी को, तो हाँ सोख लेती है, तो ये हम सही मानेंगे। फिर विदाउट द एटमोस्फियर टेम्परेचर वुड वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया तो इसको गलत मानेंगे शुरू में। फिर हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रेड बाई एटमोस्फियर मेंटेन्स आर प्लानिट एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, नॉलेज पे है। एटमोस्फेरिक गैसेस CO2, हाँ CO2 ग्रीन हाउस गैसेस है, यस। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी सही हो गई थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से, इसमें भी हाई एंड नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे एवरीवेयर है कि नहीं है। तो इसका आंसर तो वैसे कॉमन लॉजिक से क्या होना चाहिए था, 2 और 3 ओनली होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेटमेंट जब नेट पे सर्च करी गई तो एग्जैक्टली मिली है, एग्जैक्टली, ठीक है, नासा टाइप की वेबसाइट पे मिली है, ठीक है, यूएस का कोई सेंटर फॉर मेट्रोलॉजिकल रिसर्च है उस पर मिली है, सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब यूपीएससी का ये ट्रेंड रहता है कि वो सेम टू सेम स्टेटमेंट लेता है, और तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, सी आंसर है इसका, यूपीएससी सी देगा, वो लिख के ले लो आप। फिर स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। अब ये फैक्ट है, हाँ भाई कार्बन जो ये हमारी इंडस्ट्री है ये है। फिर सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें लोगों को नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन हालांकि ये रहता है कि इसमें से एक स्टेटमेंट इसका आंसर है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, लग रहा है करेक्ट है, लेकिन ये वाली इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब ये क्यों है क्या है मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आता, ठीक है। और वैसे इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है, ठीक है। फिर साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट ए शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, अर्थ इतनी बड़ी है भारी भरकम है, उसके रोटेशन एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब रोटेशनल एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस। और हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है मैग्नेटिक एक्सिस क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी पावर कहाँ से निकलती है, कोरोनल मास इंजेक्शन होता है ना, तो मतलब अपने जो कोर है, कोर में
जो आउटर कोर है उसमें जो हमारा वो घूमता है मैग्मा, उससे हमारा चेंज होता है सिस्टम। अब यहाँ पे बोल रहा है सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ एटमॉस्फेयर आउटमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन दिस। ये कॉमन नॉलेज है, मतलब आपको नहीं आइडिया, आपको लगेगा कि थोड़ा सा हो सकता है ये, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियरली एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है, टेक्स्ट में, बुक्स में, कि आइस मेल्टिंग वगैरह हो गई या फिर इसके अंदर का कुछ सीन हो गया ना, उससे हमारा चेंज होता है एक्सिस। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऑल्दो ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट दिस ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स वन। फिर आगे हमारा आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज। अब ये इसमें भी एलिमिनेशन थोड़ी गलत हो जाती है। इसमें क्या बोल रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट। अब यहाँ पे कार्बन मार्केट की भी बात कर रहा है, फिर कह रहा है कि प्रमोट नॉन मार्केट की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ये लगा दोगे कि इफ दिस इज करेक्ट दिस विल नॉट बी करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 6 है वो दोनों की बात करता है, वो कार्बन मार्केट की भी बात करता है, कार्बन नॉन मार्केट की भी बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं और दोनों स्टेटमेंट हमारी इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। इसका ए आंसर होगा। फिर इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था हमारा, ठीक है। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। इसमें हम एटमैक्स और ये सारे ही एशिया पैसिफिक में काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी सीमिंगली करेक्ट है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता था, वैसे इसका आंसर ये है, आपको इसको छोड़ के आना था क्वेश्चन को। फिर पीकॉक टेरेंटुला की बात हो रही है, गूटी टेरेंटुला की, ठीक है। अब ये गूटी टेरेंटुला आपको पता है बहुत फेमस टाइप की है ये। तो अब यहाँ देखो, इट इज इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो आप, ओमनिवोरस है नहीं है वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है हो, नहीं हो सकता नहीं हो। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीशी। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर गोइंग टुगेदर, दीज टू स्टेटमेंट्स आर गोइंग टुगेदर, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है आर्बोरियल, अगर आपको नहीं पता तो ये फॉरेस्ट टाइप का होता है, वृक्षीय जाति है, वृक्षीय जाति है, जब भी तो फॉरेस्ट एरिया में मिल रही है। यहाँ पे कॉमन सेंस से आप ये सजेस्ट कर सकते हो ये दोनों स्टेटमेंट, तो आपको सेकंड एंड थर्ड विल गो टुगेदर, तो ये रिमूव हो जाएंगी। अब आप ए में और डी में ऑप्शन चूज करोगे, तो मैंने ये एलिमिनेशन बताया था कि अगर ए इसमें फंस गए, एक है और दो हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली 2 में मारेंगे। और ये कॉमन भी लग रहा है, इसमें कॉमन भी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो कि जब गिलहरी की बात आई थी लास्ट ईयर, तो वो ओमनिवोरस थी। लास्ट ईयर किस पे क्वेश्चन आया था, मतलब 2022 में आया था, ये फील गिलहरी पे क्वेश्चन आया था कि गिलहरी हमारी ओमनिवोरस है कि नहीं। तो जब हमने देखा था उसको सब लोगों ने वेजिटेरियन बता दिया था, ठीक है, लेकिन वो तो ओमनिवोरस निकली। तो अब ये भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ओमनिवोरस के बारे में पूछ लिया उसने, वो गलत निकला, तो हो सकता है जो है ये हमारा सही हो, ये हमारी ओमनिवोरस ना हो, वो तो थी ओमनिवोरस, ये ना हो, इसलिए पूछा है। तो ये भी तुम अगर पीवाईक्यू करते तो थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में आ सकता था। हालांकि अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो ये वाला इसमें लॉजिक लगाते, या तो 1 या 3 ओनली, इसमें डी क्लिक, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें कॉमन सेंस अप्रोच थोड़ी सी लगानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। अब लॉजिक ये कहता है ऑल 3, लेकिन इसका ओनली 2 ऑप्शन था, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन से आपका गलत हो जाता। नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता। फिर ये है हमारा कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 6 में 4 लगता था, 5 में 3 लगता था, ठीक है। जब 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें 2 कुछ सर्टेन केस में रहता था, जैसे अपना ये हो गया मैच द फॉलोइंग हो गया, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में लगता था। अब ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि कौन सा है, तो कई लोगों ने ऑल 4 ओनली 1 तो हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो इन दोनों में लगाना था, तो वैसे इसका आंसर सी है, लेकिन अगर जिन्होंने बी लगाया है ओनली 2, मैं उनको गलत नहीं मानूंगा, लेकिन इसका आंसर सी है, तो उनका एलिमिनेशन यहाँ पे गलत हो जाता। देखो एलिमिनेशन में ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। लेट्स से कि आपने 25 क्वेश्चंस एग्जैक्टली करेक्ट करे अपने उससे लॉजिक से, मतलब बिल्कुल आपको आते हैं, नॉलेज से आते हैं,
रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चंस आपने ये लगाया, एलिमिनेशन लगाया, एलिमिनेशन या कॉमन सेंस लगाया, वटेवर। इसमें 60 क्वेश्चंस में आपके कितने सही होने चाहिए थे? इसमें एटलीस्ट आपके 40 सही होने चाहिए थे, और 20 से ज़्यादा गलत नहीं होंगे किसी भी केस में, चाहे यूपीएससी पूरा पेपर पलट दे। 40 प्लस 25 कितना हो गया? 50, 60, 65 क्वेश्चन हो गया। और इसमें भी अगर आपके 25 जो एग्जैक्टली करें उसमें भी 3-4 गलत हो रहे हैं, 2-3 यहाँ भी गलत हो रहे हैं, तो भी आपका 58, 59 करेक्ट जा रहा है। तो ऐसे आपका प्री का पेपर निकलता है, ठीक है। और बहुत लोगों का इसमें सही भी हुए हैं, बहुत लोगों के निकले भी हैं पेपर, ठीक है। अब आपने हॉलीवुड वगैरह पिक्चरें देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी वो एक्सप्लोसिव की बात आती है, CL-20 था, बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव है, तो ये बी है। तो हॉलीवुड पिक्चर देखने वालों का ये सही हुआ होगा। या फिर फैमिली मैन आपने देखी होगी, फैमिली मैन में भी शायद CL-20 का मेंशन है, क्योंकि शुरू का जो पहला एपिसोड है उसमें बात होती है उसकी कि जो बम फटता है तो कौन सा बम फटा है, ठीक है, उसमें क्या यूज़ हुआ है। तो ये वाली टर्म अगर आपने इस तरह की सीरीज़ वगैरह देखते हो या फिर पिक्चर वगैरह देखते हो तो ये कॉमनली सुनी होगी आपने, CL-20। सो दीज आर द एक्सप्लोसिव एंड मिलिट्री वेपन्स, ठीक है। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये बेसिक नॉलेज थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है कि भाई हम वायरस के लिए क्या यूज़ करते हैं? वैक्सीन यूज़ करते हैं। अब जो वैक्सीन होती हैं वो तुम बाहर से डालते हो। वैक्सीन क्या करती है? बॉडी का इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके इम्यून सिस्टम ही हमारा एंटीबॉडीज निकालता है, एंटीबॉडीज अंदर बना लेती है बॉडी हमारी, मतलब वो नेचुरल रेस्पॉन्स होता है। अब वैक्सीन क्यों डाले बॉडी में? हम क्यों ना डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल दें? जब बॉडी भी तो खुद एंटीबॉडी बना रही है, तो उस एंटीबॉडी को हम डायरेक्टली क्यों ना इंजेक्ट कर दें? इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि हम बना ही नहीं पाते थे पहले, तो हमने बना दिया, इसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो दीज आर मैन मेड प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक है। दे स्टिमुलेट इम्यूनल फंक्शन ड्यू टू एबिलिटी टू बाइंड स्पेसिफिक, ठीक है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग। और कोई भी नई तरह की टेक्नोलॉजी होती है, आपको नहीं पता घंटा कि भाई ये जो है क्या करती है ये काम, तो हमने बोला था साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होगी वो सब में काम करेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉमन सेंस से हो रहा था, 41वां क्वेश्चन प्योर कॉमन सेंस से हो रहा है ये, ठीक है। इसको मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है, इसको पता लगाने के लिए, मैन मेड प्रोटीन को पता लगाने के लिए। लेकिन आपको थोड़ा भी आइडिया है तो ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल क्वेश्चन को सही कर सकते थे। फिर ये एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम, ये सही है स्टेटमेंट, ये तो सही है। अब ये देखो ये इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिटेड लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एब्जॉर्ब हैवी मेटल को करता है, जब ही तो कंटेमिनेट को रिमूव करता है। दूसरा है जितना सरफेस एरिया उसका बड़ा होगा, मतलब जितना होगा उतना ज़्यादा मटेरियल को वो फेच करेगा। तो ये लॉजिक से, कॉमन सेंस से भी सही लग रही है स्टेटमेंट। द सेकंड, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट। अब ये देखो यहाँ पे अट्रैक्टिव टूल की बात कर रहा है, तो अगर हम हाई कार्बन कंटेंट वाले वेस्ट से इसे निकाल दें तो ये क्या अट्रैक्टिव टूल नहीं रहेगा? ये रहेगा अट्रैक्टिव टूल। तो ये भी हमारा कॉमन सेंस से हो रहा है 42। अगर आपको नहीं भी पता है ना कि एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्टेटमेंट में अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सही कर सकते थे, बहुत लोगों ने सही किया है ना। तो ये 42 नंबर का हमारा हो गया। फिर विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। हमें पता है कि ऑर्डिनेंस जो है कोटर्मिनस होता है विद द पार्लियामेंट पावर्स, ठीक है, टू मेक लॉ, यस। फिर एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट। अब दिस इज कंफ्यूजिंग। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट, हमें पता है हुआ था कि अगर कोई टैक्स का आ गया सिविल, उसके केसेस में बैकडेट से हो सकता है, ठीक है, और सिविल पे बनाया तो हो सकता है। अब ये फंडामेंटल राइट की बात आ रही है, मैंने जो सोचा, मेरा जो दिमाग चला वो ये चला कि भाई एवरेज कर सकता है फंडामेंटल राइट। क्यों कर सकता है एवरेज? कि भाई अगर आर्टिकल 39 बी और सी में कानून बनाना हो तो एवरेज कर सकता है, यस। या फिर हमारा कोई प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा हो तब कर सकता है, यस। प्रेसिडेंट रूल या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो उस केस में कर सकता है, यस। या फिर कोई आपदा आ गई और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मान लो कुछ आपदा आ गई, लड़ाई हो गई या फिर सिविल झगड़े हो गए, दंगा फसाद हो गया, तो क्या पार्लियामेंट कानून पास ऐसा कर सकता है कि अगर झगड़े जैसी कंडीशन में तुम जो है लोगों का राइट टू स्पीच बंद कर दोगे
हालांकि उसके एक्ट बने हुए हैं सीआरपीसी वगैरह में, मगर मगर कोई स्पेशल सिचुएशन आ गई और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्या करोगे भाई? मतलब कल मान लो पार्लियामेंट पे ही अटैक हो गया, पार्लियामेंटेरियन ही खत्म हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑर्डिनेंस लेके ही चलाएगी ना काम। तो उस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से सही बैठ रहा है, लेकिन एज पर यूपीएससी जिस तरह की वो की देता है, मुझे नहीं लगता कि ये सही करेगा यूपीएससी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है। आई वुड से इसमें यूपीएससी आंसर देगा 1 और 3, वैसे मेरे हिसाब से 1, 2, 3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसको ही अपना करेक्ट आंसर माने। तो ऐसे 3 क्वेश्चन है जहां यूपीएससी गलत आंसर देगा और वो गलत है, और वो देगा तो तुम शॉक हो जाओगे। इसमें हमारा ये देखो, पहला सही है, 2 नेशनल पार्क्स हैं, ये तो सबको पता है, मोलिंग है और कौन सा दूसरा, नामदफा। ठीक है, और ये तो मैंने बताया था हर स्टेट में तुम्हें रट के जाना है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल ही पूछता है वो। और इसमें पाके भी पूछा था, पाके टाइगर रिजर्व भी पूछा था कि नहीं पूछा था अरुणाचल प्रदेश का, तो आपको अरुणाचल प्रदेश के सारे करने थे। फिर नागालैंड ऑन द बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब इसमें ये सिक्किम से आया था ये, हालांकि हमारा 371A है, उससे आपको ये लग जाएगा कि, लेकिन यार वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब है, अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया उसके लिए, अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया उसके लिए नागालैंड बनने के लिए, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है, तो इसका हो जाएगा ओनली 2। और 3 वाले में अगर मैच द फॉलोइंग है और अगर कंफ्यूजन है, 1, 2 पता है आपको वो सही है, तो अगर आपको ऑप्शन ऑल 3 नन में दिया जाए, मैंने आपको क्या बोला था किस पे क्लिक करना है, ओनली 2 पे क्लिक करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, इन सच केसेस। फिर यह है कि इंटरस्टेट काउंसिल, ये सबको पता है, तो 263 के अंडर है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है हमारा, ये उनके थ्रू आती है हमारी जोनल काउंसिल। और जोनल काउंसिल के कितने क्वेश्चन है भाई, मेरे टेस्ट सीरीज में कम से कम 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जोनल काउंसिल के। ये किससे बने, एक्ट से बना है। पहले तो हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना, ठीक है, फिर हमारा उससे बना, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल का अलग से एक्ट था, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट। ठीक है, ये अलग से बनी थी, तो ये तो बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन थी, ईजी क्वेश्चन था देखा जाए तो इसका आंसर हो गया 1 ओनली। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस, यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेशन हमारा गलत हो जाता, क्योंकि पॉलिटी में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है तो गलत होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस की अगर बात करता है तो कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन्ड हैं 10th स्केड्यूल में, ऐसे ही गवर्नर की पावर मेंशन्ड हैं। और ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है, अगर जो भी मेरी क्लास देखा है या फिर कोई भी पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो एक क्लियर बात है कि सबको पता है प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रेशन है वो सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, गवर्नर की जो डिस्क्रेशन है वो सिचुएशनल तो है भी है, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन की बात आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जब तो आती है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन, तो ये सही है स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और ओन रिजर्व ए बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इज कंसिडर विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड, तो विदाउट ए कंसिडरेशन ऑफ मतलब गवर्नर ये नहीं करता है, तो इतनी तो गवर्नर को पावर मिली हुई है, तो ये गलत है। हालांकि मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था इन दैट कंपैरिजन। पेपर डिफिकल्ट था, यस, बिकॉज इट इज़ लेंदी एंड इट इज़ confusing, statements are confusing, but when we look it in a bigger scale तो it is not look that difficult। लेकिन हाँ, होता है कि एग्ज़ाम में क्या है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है, पजल हो जाते हैं और अचानक से बॉम्बार्ड हो जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हमारी डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसमें तीनों सही हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50 आर्टिकल, वैल्यूइंग प्रेजर्वेटिव रिच कल्चर एंड हेरिटेज ये 48 का ए है या बी है, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन 49 है, सॉरी फंडामेंटल राइट है, सॉरी 51 का ए इसमें दे रखा है, रिच कल्चर एंड कंपोजिट कल्चर। फिर इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो, हाँ ये फंडामेंटल राइट दे रखा है, एज ऑफ 14 ईयर्स। तो इसमें ऑल 3 सही है, हमारा सारे सही है, नॉलेज बेस्ड था। अब ये देखो, इसमें भी कॉमन सेंस लगेगा,
कॉमन सेंस लगेगा। ये तुम्हें नहीं आता होगा कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कॉमन सेंस लग रहा है। हमारा हो गया 43 नंबर क्वेश्चन, प्योर कॉमन सेंस लग रहा है। नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, ऑटोमेटिव बोर्ड, अब तुम्हें नहीं पता है लेट से। क्वायर बोर्ड, क्वायर अगर किसी को नहीं पता है तो ये वो होता है नारियल का कुछ कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए था क्वायर बोर्ड। अब क्वायर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में क्या करेगा? क्वायर तो छोटी इंडस्ट्री हो गई, तो एमएसएमई में आना चाहिए। फिर ट्रेड इंफॉर्मेशन, अब ये ट्रेड जो है वो एमएसएमई में क्यों आएगा? वो हमारा कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो हमें ये पता लग गया कि यूं यूं भसड़ हो रही है इसमें, मतलब किसी का कुछ नहीं है, तो डी हो गया। और ये ऑटोमोटिव बोर्ड हमारा हैवी इंडस्ट्री में आना चाहिए, भाई ऑटोमोबाइल तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो ऐसे भसड़ हो गई इसकी, मतलब स्विच हो गया आपस में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने ऊपर वाला जो इटली वाला था, इटली सार्डिनिया वाला, वो भी हमने ऐसे ही डी मार्क किया था, और वही कॉमन सेंस लगा के हमने ये वाला डी मार्क किया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे, हमने उनको देखा था कि भाई वो क्यों गलत है, तो यहाँ पे भी दिमाग चलना चाहिए था। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है, तो क्योंकि उनकी प्रिविलेज है। अब लोग बोलेंगे कि भाई जो अभी गवर्नर को उसने आदेश किया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, गवर्नर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, गवर्नर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट दैट डज नॉट मीन कि उसके ऊपर कोर्ट बैठा है तलवार लेके, आंसरेबल नहीं है वो कोर्ट में, आंसरेबल नहीं है। अगर किसी को चैलेंज करना है उसका डिसीजन तो चैलेंज कर सकता है। फिर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, तो ये सही है। सिविल प्रोसीडिंग के लिए था कि हम 2 महीने का नोटिस देंगे। फिर मेंबर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू फॉर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, हाँ, तो राइट टू स्पीच दे रखा है पार्लियामेंट में, तो ये तो सही है। इसमें भी क्या हो रहा था, ऑड वन आउट, 44, तो 44 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, 44 क्वेश्चंस, ठीक है। कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल। अब ये मार्केटिंग सेल टाइप का आ रहा है और ये आ रहा है, तो मैंने बोला था 4 स्टेटमेंट हैं और उसमें 2 स्टेटमेंट अलग टाइप की हैं, 2 स्टेटमेंट अलग टाइप की हैं, तो उसमें ऑड वन आउट लगेगा। तो इसमें क्या हो गया, ओनली 2, सिंपल सी बात है। इसमें एलिमिनेशन लग रहा है प्योर। ये हमारा तो बहुत आसान है वैसे तो। फॉर्मूला क्या था हमारा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट घटा दिया तो 20,000 आ गया। फिर हमारा ये प्राइम फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कितनी सरकार ने लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है 10,000 करोड़, जितना लोन लिया हुआ है वो सारा फिजिकल डेफिसिट है। अब उस लोन का अमाउंट 10,000 जो है, लोन का अमाउंट हमारा सरकार अपने लोगों पे कितना खर्चा कर रही है, मतलब अपनी पॉलिसीज में कितना खर्चा कर रही है या स्कीम्स में कितना खर्चा कर रही है, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी डेफिसिट। मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है वो तो वेस्ट हो गया ना सरकार का, वो तो ब्याज चला गया। तो हम 10,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो इतना सरकार के पास पैसा बचा लोगों पे खर्च करने के लिए, इसको बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो ये तीनों सही है। आईएनएसटीसी थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो इसका आंसर ये होगा। अब इसमें भी हमारा एलिमिनेशन लग रहा है, देखा जाए तो कॉमन सेंस भी लग रही है। अब हमें पता है कि आईएनएसटीसी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हमारा साउथ है, हमें नॉर्थ में जाना है। अब चाइना के थ्रू क्यों जाएंगे भाई हम, और चाइना से दुश्मनी भी है हमारी, चाइना के थ्रू क्यों जाएंगे वाया चाइना, हम सीपैक का पार्ट थोड़ी ना है, तो ये गलत हो गया। हम साउथ ईस्ट एशिया के घूम के क्यों जाएंगे, ये भी गलत हो गया। हम ये जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन इसमें देखो यूरोप जाना है वाया ईरान, ईरान में हमने क्या बना रखा है, चाबहार, और हम वहां से जाएंगे ना अजरबैजान, हम नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। तो ये हमारा पार्शियली करेक्ट है, हालांकि अजरबैजान पार्ट है उसका, लेकिन अजरबैजान को हम जो है कैस्पियन सी से बाईपास भी तो कर सकते हैं, वहां से हम वो लेके शिप लेके चले गए अजरबैजान में, जाके हमें लैंड करने की जरूरत ही क्या है। तो ए आंसर है इसका, लॉजिक से भी ये बेटर है, ठीक है। फिर 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूएस, द फॉर्मर प्रोड्यूस इथेनॉल देन द लेटर। देखो ब्राज़ील में हमने ये सुना है कि भाई उसकी जो 90% जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब इथेनॉल पे चलते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यूएस इज़ बेटर, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ये डी। ये स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है, ब्राज़ील में शुगर केन से होती है और यूएस में भुट्टे से होती है। भुट्टा यूएस में जो है जानवरों को खिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये नॉलेज बेसिस था, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर, अब ये भी नॉलेज था। वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है? वेट बल्ब हमारा टेम्परेचर वो होता है कि जिसमें गर्मी लगे हमें और गर्मी में हमारा पसीना निकले, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, उमस इतनी ज़्यादा है कि उस पसीने निकलने का फ़ायदा ही कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब पसीना निकलेगा और वो इवेपोरेट होगा जब भी तो हमारी बॉडी ठंडी होगी, लेकिन पसीना निकल रहा है और वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है। मान लो सौना में क्या होता है, सौना में पसीना निकल रहा है लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी गर्म रहती है। मतलब मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मतलब कंसेप्ट वही है सोना वाला। उसे बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन सोना में क्या होता है, टेम्परेचर कम रखते हैं, वो ज़्यादा गर्मी नहीं करते, नहीं तो आदमी परेशान हो जाएगा, सांस नहीं आएगी उसे तरीके से। तो यही बोला गया, सर्वाइवल इंक्लूडिंग विल बी इफेक्टेड यू शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट, ठीक है, थ्रू। तो ये सही है। अब पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट। अब ये जो स्टेटमेंट है वेट बल्ब टेम्परेचर वाली, पेनिनसुलर इंडिया वाली, ठीक है, ये हमारी जो है इनकरेक्ट हो सकती है मेरे हिसाब से। लेकिन जहाँ तक यूपीएससी का पैटर्न मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली, ये एक तो मॉडरेट स्टेटमेंट होगी, मॉडरेट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। दूसरा है इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ऐसे तो हमारी पूरा भारत ही होगा, लेकिन पूरे भारत का ही तो अब इसमें अगर ये बोल दिया जाता कि पेनिनसुलर इंडिया पर्टिकुलरली या पेनिनसुलर इंडिया ओनली, तब ये हमारी एक्सट्रीम हो जाती स्टेटमेंट, तभी हमारी क्या हो जाती, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती। लेकिन एक्सट्रीम नहीं है, ये मॉडरेट स्टेटमेंट है। अब क्योंकि ये मॉडरेट स्टेटमेंट है, इसका हम सी लगा के आते अगर हम कंफ्यूज हो जाते इसमें तो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इतने की, प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, मतलब लोन माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लोन कितना है हमारा, 50,000 करोड़ लोन है, फिर इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट। अब ये तो हमारा लोन ही नहीं है, नॉन डेप्ट तो लोन ही नहीं हुआ। और इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी है, लोन कितना हो गया 50,000 माइनस ये, तो 48,500 हो गया। बहुत ही आसान है। अब ये जो स्टेटमेंट दूसरी दी है, कंफ्यूजन करने के लिए दी हुई है आपको। अब इसमें लगाते हैं लॉजिक। इसमें बहुत ही सिंपल नॉलेज बेस है ये कि भाई 45% नहीं है, 42% है। मेरी क्लास करिए, मैंने कम से कम 1,000 बार ये रिपीट किया है। 41% था हमारा, सॉरी 42% था 14th में, 15th में 41% हो गया, 1% हमारा जम्मू कश्मीर को चला गया। 1,000 बार बोला होगा मैंने ये, ठीक है। तो ये इसको रिमूव करते तो हमारा क्या आ जाता, 134 इज द राइट आंसर। हमें देखना ही नहीं था ये सही है गलत है जो भी है, तो ये तो एलिमिनेशन से हो रहा था। इसको हम थोड़ा नॉलेज एलिमिनेशन कर सकते हैं, 45। हालांकि ये बहुत कॉमन नॉलेज थी, बहुत ही कॉमन नॉलेज थी, सबको पता था ये चीज़। ये भी आसान है, थोड़ा बहुत भी तो हमने पढ़ा है, आपको आसान है, ये आता है, सही है। वाइल दैट नॉट इन केस ऑफ एनईएफटी, तो ये गलत है। और हमारा ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि करंट अफेयर भी है और मेरे नोट्स में ही है, लगभग हर कोचिंग मटेरियल में होता है कि भैया 24/7 अपना खोल रखा है। दूसरा ये है कि इसमें फ़ीस भी अपनी माफ़ कर दी है। क्यों कर दी है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ानी है इसलिए कर दी है। तो 2 और 3 हमारा ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या बचा, ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, इसमें है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ब्रॉन्ज है। अब इतना पुराना है, ठीक है, तो हाँ वैसे तो सारे ही थे उस टाइम पे, ब्रॉन्ज है। इसका मदन मोहन मालवीय है। अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लग सकता था। कॉमन सेंस क्यों लगेगा भाई, मदन मोहन मालवीय जो थे वो थोड़े राइट लीनिंग थे और वो एंटी गांधी रहते थे। मतलब ओवरऑल एंटी गांधी नहीं रहते थे, मतलब वैसे तो बातचीत करते ही थे सब, लेकिन इनकी पार्टी अलग थी, ये हिंदू महासभा के थे, ठीक है। तो ये देखो कि बाकी सब गांधी से जुड़े हुए थे, ये लखनऊ पैक्ट से जुड़े हुए थे, ये वैसे जुड़े हुए थे, ये भी जुड़े हुए थे गांधी जी से। तो यही ऐसे थे आउटलायर जो गांधी जी से नहीं जुड़े थे, इनकी पार्टी अलग थी।
तो अगर ये इन्फॉर्मेशन है आपको तो यहाँ पे तुक्का आप लगा सकते थे कि भाई ये होगा, और बहुत लोगों ने ऐसे लगाया है और बहुत लोगों का सही भी हुआ है। ठीक है, तो ये 46 क्वेश्चन, अगर मतलब थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा तुक्का, ये भी तो नॉलेज ज़रूरी थी कि मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा के मेंबर थे। ठीक है, इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है पूना पैक्ट। इसमें ऑल 3 है, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, सारे एलिमिनेशन आपके फेल हो जाएंगे। इसमें 5 का 3, इसमें देखो कन्फ्यूज़न है, इसमें 5 का 3 लगाओगे आप, लेकिन इसमें क्या है 4 भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ब्राज़ील के सिर्फ ओनली 4 हैं, इसमें मोर देन 4 बोल रहा है, तो हमारे इन चारों के मोर देन 4 है, लेकिन इसमें कॉलोनीज काउंटेड है, कॉलोनीज आर काउंटेड। तो कुछ कोचिंग ओनली 4 दे रही है, कुछ कोचिंग ओनली 3 दे रही है, मैं कह रहा हूँ ओनली 2 है। अगर कॉलोनीज को इंक्लूड नहीं करा जाए तो ओनली 2 है, ऑस्ट्रेलिया और हमारा यही बचेगा इसमें, फिर क्या बोलते हैं, यूके, मतलब वही कॉलोनीज। ओनली 2 तो नहीं होगा जहाँ तक है, तो इसका ओनली 3 या ओनली 4 में से है, मोस्ट प्रोबेबली इसका ओनली 4 है। ठीक, ओनली 3 भी हो सकता है। तो एक कन्फ्यूजन है भाई, बी वर्ड डी कर लो, ओ सॉरी सी, इसमें मुझे भी नहीं पता ना, मैं किसी उसको मान रहा, इसमें तो अपने से बी या सी कर लो, दोनों में से एक है तो 50-50 हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही सिंपल था वैसे तो ये क्वेश्चन, कि ऐसा है कि भाई साइबेरिया और उसकी बात हो रही है, आपको पता है कि यहाँ रशिया है, यहाँ हमारा क्या है, अलास्का है, यूएस का। तो रशिया में और अलास्का में फ्यू किलोमीटर अपार्ट हैं, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ना, यूपीएससी जनरली गलत नहीं देता है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी। व्हेन इट इज़ मंडे इन अनादिर इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, नोम किधर है, इधर है, इधर क्या है, अनादिर है। ठीक है, अब आप ये देखो कि सूरज कहाँ से कहाँ जा रहा है, सूरज यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, हमारी धरती कैसी है, ऐसी है, हमारा मान लो नोम यहाँ है और अनादिर यहाँ है, सूरज जा रहा है इधर। अब जहाँ सूरज मूव करेगा वहीं तो पहला दिन होगा, सूरज यूं मूव कर रहा है ना, डेट लाइन, ये डेट लाइन है, तो सूरज यहाँ मूव कर रहा है तो पहला दिन यहाँ आएगा ना, पहली डेट इधर आएगी, इधर तो पुराना दिन रह जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 तारीख है, यहाँ 1 तारीख रह जाएगी, है ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर मंडे ट्यूसडे की बात हो रही है ना, तो अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अनादिर में ट्यूसडे कह रहा है, नहीं अनादिर में मंडे कह रहा है, तो ये गलत हो गया, तो हमारा ओनली 1। और लॉजिक में भी मैंने ये बात बोली थी, अगर तुम्हारा ये 2 रिमूव हो जाए और तुम्हें इसमें चॉइस आए तो 1 ओनली करना। नेवरदलेस ये आसान था काफ़ी, फैक्चुअल। 85 आर्टिफिशियल ऑफ वे ऑफ कॉजिंग रेन। अब ये देखो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट या सॉल्ट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट अगर हमारा इतना कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट है, ठीक है, तो हम तो इसी को यूज़ करें, फिर सिल्वर आयोडाइड को करने की जरूरत क्या है यूज़। तो इसलिए ए आंसर है। अगर ए और सी में ही तो कन्फ्यूज़न थी हमारी, सिल्वर आयोडाइड तो था ही था। ये हमारी बेसिक नॉलेज है, PYQ से इंस्पायर्ड, ये भी PYQ से आया सवाल। फिर हम द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस भाई, जुडिशियल रिव्यू तो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है ना, वो क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो तो सही होगा ना, कॉमन सेंस है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ, अब ये भी हमारा गलत है, हमें पता है प्रेसिडेंट कैन नॉट डू इट इन हिज ओन, तो ये हमारा वैसे तो आसान था। ठीक है, इसमें ये एनोमेली है थोड़ी सी, नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि ये मेंशनड है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हारा लॉजिक फेल हो जाता है यहाँ पर। अब लेकिन ये कॉमन है, तुमने पढ़ा है ना कि नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, कौन से स्केड्यूल में पढ़ा है ये भाई, 10th स्केड्यूल में दे रखा है। 10th स्केड्यूल किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जब 10th स्केड्यूल में नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी दे रखा है, तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी मेंशनड है, पॉलिटिकल पार्टी मेंशनड है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। फिर इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर ए member of House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president decision in according with the opinion of council members shall be final। अब तुम्हें पता है हाउस के विदिन की बात हो रही है, हाउस के विदिन की बात हो रही है, तो क्या हो गया,
विद इन द हाउस स्पीकर इज द सर्वे सर्वा। और एंटी डिफेक्शन जिसने पढ़ा है उसको पता है स्पीकर की पावर होती है। इसका डी आंसर है। बिम्स्टेक वाले का, अब बिम्स्टेक की बैंकॉक डिक्लेरेशन थी तो ये गलत है। सेकंड हमारा गलत हुआ, तो कौन कौन गलत हुए? 1 and 4 देखते हैं। द सब सेक्टर इज टूरिज्म बीइंग लेड बाय इंडिया, दिस इज लेड बाय नेपाल नॉट इंडिया। और सीधी सी बात है कि नेपाल हो गया या फिर थाईलैंड हो गया तो इतने बड़े मतलब टूरिज्म वाले कंट्री हैं, लेकिन फिर भी चलो कन्फ्यूज़न है, तो इट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आपको लीव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नीड्स टू बी लेफ्ट, ठीक है। इसका ऑल 4 है। हालांकि दिस इज द क्वेश्चन कि यूपीएससी ईयर गलत नहीं देता, लेकिन बहुत फार फेच्ड है भाई, तो इसको भी आपको लीव करना था अगर आपको नहीं आता है तो। अगर इसमें आप एलिमिनेशन मारते तो गलत हो जाता, उसका भी कोई नुकसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे हमारे एलिमिनेशन सही भी हुए हैं। ब्रिक समिट वॉज हेल्ड इन चेयरमैनशिप ऑफ रशिया एंड कजान। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगना था, ठीक है। अब इसको प्राइमा फेसा ही हम सही मानते हैं कि कजान में हुआ था, हमारे मोदी जी गए थे, सब चीज़ है, ठीक है। और ऐसी फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत नहीं करेगा यूपीएससी, ठीक है। तो इतना चिंदीपना नहीं करता यूपीएससी। फिर इंडोनेशिया वो हैज़ बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये नॉलेज बेसिस था, सही है। अब ये देखो 16th ब्रिक्स समिट की थीम है मल्टी कल्चरलिज्म। अब यार एक बात बताओ, रशिया मल्टी कल्चरलिज्म क्यों प्रमोट करेगा? रशिया खुद एक ऑर्थोडॉक्स जो है क्रिश्चियन कंट्री है, वो मल्टी कल्चरलिज्म की वो क्यों ले लेगा? और वो तो मार पीट रहा है, लड़ाई कर रहा है वो, और जो कंट्री लड़ाई कर रही है वो मल्टी कल्चरलिज्म फॉलो करेगा, तो ये गलत है। इसमें क्या था? मल्टीलेटरलिज्म था। तो ये कॉमन सेंस से हमारा गलत हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें नॉलेज ऐसे चाहिए थी कि तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारा 3 रिमूव करेंगे अपन, ये रिमूव कर दिया तो 1 and 2 ओनली आ जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती तो आप 1 लिख करते। ये तुम्हें नहीं पता होता कि भाई 45 साल उसकी उम्र थी कि नहीं थी, ठीक है। उम्र थी 45 साल, बाकी सब गलत है इसके, तो 3 ओनली इज द राइट आंसर। लेकिन बाकी के ऑप्शन को आप ऐसे रिमूव कर सकते थे कि 2 ऑप्शन पे फिर भी आ जाते कि पावर ऑफ लोकपाल एक्वलाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। क्यों भाई? एम्बेसडर गलत काम नहीं कर सकता क्या? करप्शन नहीं कर सकता एम्बेसडर? तो ये हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, 1 वाला गलत हो गया। 2 वाले में क्या? चेयरमैन मेंबर शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड ओनली आ गया, तो ये भी एलिमिनेशन से हो रहा है, 46 नंबर। तो ओनली भी गलत हो गया ये, ठीक है। तो सेकंड भी हमारा गलत हो गया, तो नन बचा और 3 बचा, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे रिमूव हो गए। तो तीसरा है लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन। आपको पता है लोकपाल प्राइम मिनिस्टर के लिए ही बनाया था, इसीलिए तो बनाया था। तो ये भी गलत है, 4 भी गलत है। तो या तो 3 ओनली बचा और डी बचा। हमने देखा था कि अगर इस तरह की चॉइस आ गई तो आपको एक वाला करके आना है। हालांकि ये जो है 45 ईयर्स ऑफ एज, ये भी हमें सीमिंगली इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि भाई एज मेंशन हमारी नहीं है, मतलब बाकी चीज़ों में जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में तो ये है सिस्टम, ठीक है। लेकिन जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके एज मेंशन है। जैसे ये हमारी NHRC होगी 70 साल मेंशन है, इलेक्शन कमीशन 65 साल मेंशन है, नीति आयोग की 65 साल कुछ मेंशन है, ठीक है। तो सब में मेंशन है, तो हम ये इसमें लॉजिक लगाएंगे कि भाई इसमें भी मेंशन हो सकती है, अगर इसमें ही हमें दोनों में फाइंड करना है तो। अब 45 साल है नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है। हालांकि इस तरह की चिंदी हरकत यूपीएससी नहीं करता है कि भाई एज ही गलत दे दे ना, तो ये हम फिर भी हम इसमें तुक्का मार के आएंगे और ए ही सही होता हमारा। फिर ये है हमारा, ये तो सबको ही पता है कि उसको हरा के बना था, क्या नाम है उसका, लेकिन आपको पता है कि वो जो है चाइना टाइप का दिखता है बंदा, तो ये तो नहीं है। इसमें भी लोगों को कंफ्यूज हो सकता है कि भाई अमेरिकन चेस प्लेयर है। अब ये तो सबको पता था कि भाई रिकॉर्ड होल्डर है, लेकिन इसमें यह है, इसका बी था। वैसे इसको छोड़ के आना था अगर आपको नहीं पता था ये। लेकिन हाँ, अगर आपको एक रिमूव कर दिया तो इसमें क्या है, 1 ओनली और बोथ तो गलत ही हो जाता। तो मैंने बोला था
कि अगर इस तरह का आपको ऑप्शन आए, चॉइस आई, और इस तरह की चॉइस आपके 10 से 12 क्वेश्चन में आपने देखा होगा पूरे पेपर में, इस तरह की चॉइस सही हो रही है कि अगर टू ओनली, इस नीदर में चॉइस आए तो आप टू ओनली करोगे, अगर आपको थ्री ओनली, नन में चॉइस आए तो आप थ्री ओनली करोगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके से हमारे 45-50 क्वेश्चन के आसपास एलिमिनेशन से, थोड़े कॉमन सेंस से, थोड़े से लॉजिक से सही हो रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल तीर के तुक्के, तीर के तुक्के नहीं है भाई, ये यूपीएससी का पैटर्न है, उस पैटर्न को समझो। और जिन्होंने ये समझा था, जिन्होंने मेरे सेशन करे थे, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, उनको एग्जैक्टली पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आप ज्वाइन करो टेलीग्राम फिर, और आ, हमारा प्रोग्राम जल्दी ही आएगा मेंस का और नेक्स्ट ईयर का, तो फिर मिलते हैं फिर बाद।